जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके लेट्स स्टार्ट। रुशान आपने क्यों ज्वाइन किया हुआ क्लास को? माइक ऑन करें। अच्छा बाकी लोग किधर हैं? मैं चलो मैसेज करता हूँ। सर मैसेज करता हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ, ठहरो। जी स्टूडेंट्स ज्वाइन करें अभी, जूम मीटिंग को ज्वाइन कर लें आप लोग लाइव के लिए। जी जी अच्छा आप लोगों ने वेक्टर एडिशन यूजिंग एमपीआई लेक्चर में सर ने डिस्कस किया होगा आपके साथ और होपफुली आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस भी किया है। जी अच्छा जी सर। वेक्टर एडिशन की है आपने यूजिंग एमपीआई? नहीं सर, नहीं की। नहीं की अभी तक, तो कब करोगे फिर? हफ्ता या इतवार को सर। यार आगे आपकी अब वो फाइनल एग्जाम भी आ गए, सेमेस्टर प्रोजेक्ट का भी आप लोगों ने काम करना है और ठीक है चलो हम इसी को, ये जो कोलैब आपके साथ शेयर की थी एक सिंपल वाली है, बल्कि चलो हम नई बना लेते हैं हम्म,
सर आसिफ का मैसेज आया था कि वो बीमार है, और दूसरा इकरार का मैसेज आया था कि वो उसने आपको बताया हुआ है। इब्रार ने क्या बताया? एक घर पे तो है उसकी। क्यों नहीं कर रहा? वालेकुम अस्सलाम। याद नहीं रहा? अच्छा, ठीक। हमारे को मीटिंग में आना। अच्छा, जी श्याम बताओ क्या कमांड होती है इसको एमपीआई की कोड को रन करने के लिए? सर वो MVCC रन, हाँ nvcc फाइल का नेम, रन nvcc फाइल का नेम डॉट रन स्लैश या ओ -r के साथ -run। -r, हाँ, और फाइल का नाम फाइल का विक्टर नेम एडिशन .cp, बस दैट्स इट। डॉट ओ स्लैश ओ। सर आगे स्लैश ओ आएगा, फिर आगे उसकी फाइल का नाम आएगा। mpi.h
इसको आपने ये एंगल ब्रैकेट्स लगाने कोलैब में यूज करेंगे। MPI इसको नहीं मिल रही, MPI.h। आप को कमांड्स याद नहीं है? याद आया कुछ? MPI और R कैपिटल था। नंबर चाहिए पता करना है, इस्लामाबाद से लाहौर के कितने गुजरा है। लैब हाँ लैब जी। और कोई बताएगा कमांड? सानिया आप बताएं। सर मुझे तो नहीं पता। नहीं याद? इसको मैंने बताया था पहले आपने नहीं, कंपाइल करना है MPICC से, ठीक है? वेक्टर एडिशन .cpp इससे आप कंपाइल करेंगे। ये दोबारा देख लें। MPICC उसको कंपाइल का ऑप्शन देंगे आर्गुमेंट्स में -c MPI code.cpp और साथ में ऑब्जेक्ट फाइल का नाम भी बताएंगे, ठीक है? दूसरे ये कमांड नीचे वाली जो है इसमें आप एप्लीकेशन का नाम बताएंगे, उसके बाद MPI रन कॉल करेंगे। तो ठीक है, आप लोगों को मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये कमांड जुबानी याद हो, ठीक है? अच्छा, वेक्टर एडिशन इसको हम कर लेते हैं और इसको भी वेक्टर एडिशन डॉट वो कर देते हैं। बाकी इसको ठीक है, हम प्रोग्राम रहने देते हैं नाम और इसको हम कर देते हैं प्रोग्राम। ठीक है एहतिशाम जी? एहतिशाम एहतिशाम आवाज आ रही है आपको? माइक ऑन करें, माइक आपका ऑफ है।
ये कमेंट्स मैंने ऐड कर दी यहाँ पे। ये पहली कमांड क्या करी आपकी सीपीपी फाइल को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करेगी। ये सेकंड कमांड जो हम देते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी का पास बताते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट फाइल जो आपने यहाँ पे स्टेप 1 में जनरेट की उसको और लाइब्रेरीज को लिंक करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देती है। और तीसरी कमांड सिंपल है जिसमें हम रन करते हैं उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को। ओके, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझ लें। दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, ठीक है। इनको एलिमेंट वाइज हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ए में ये वैल्यूज हैं 4 8 4 7 10 3 सो ऑन। बी में कुछ और वैल्यूज हैं 7 6 6 3 2 8 10 एंड सो ऑन। और वेक्टर सी के अंदर हम इन दोनों का सम रख रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट वाइज। 4 + 7 11 8 + 6 14 4 + 6 10 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब ये सारा काम हो रहा है वेक्टर उससे आपके एमपीआई से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लें आप। ये दो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए, डेटा डिस्ट्रीब्यूट एंड डेटा कलेक्ट, ठीक है। आपको पता है कम्युनिकेटर में जब आप डेटा सेंड करते हैं कंप्यूट नोड्स को और फिर बाद में जब वो अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर चुकते हैं तो फिर आप डेटा वापस कलेक्ट भी करते हैं, ठीक है। उसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा कलेक्शन के टैग्स आपको देने होते हैं फंक्शन कॉल के अंदर, ठीक है। उसके लिए हमने डिफाइन कर दिया कि भाई ठीक है, ओके, डेटा डिस्ट्रीब्यूट के लिए ये फ्लैग है, उसकी वैल्यू 0 हम सेट कर देते हैं, इंटीजर होना चाहिए। और डेटा कलेक्ट के लिए 1 सेट कर देते, ठीक है। उसके बाद n हमने डिफाइन किया 512 512। अच्छा, ठीक है। इस n को अभी आप इग्नोर कर दें। ये 512 नहीं है बल्कि 2048 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये 2048 होना चाहिए था। अच्छा, अब MPI कोड के अंदर आपने मुख्तलिफ जो है उसके वो पढ़े हैं SPMD, MPMD वगैरह, ठीक है। SPMD क्या होता है? सानिया बताएं आप, इत्तिशाम, रोशान, एनीबॉडी? नहीं पता सर। नहीं पता। SPMD देखो, सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा। S फॉर सिंगल, P फॉर प्रोग्राम, M फॉर मल्टीपल और D फॉर डेटा। सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा। देखो, पैरेलल कंप्यूटिंग में आप लोग क्या करते हो कि जो भी आपके पास डेटा है जिस पे आपने प्रोसेसिंग करनी है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अमंग सेवरल प्रोसेसेस, सेवरल थ्रेड, ठीक है। और हर एक थ्रेड, हर एक प्रोसेस जो है वो अपने अपने पोर्शन ऑफ डेटा पे काम करके आपको रिजल्ट दे देता है। ऐसे ही है ना? अभी तक जितने प्रोजेक्ट हमने किए हैं, क्यूडासी के किए या ओपन एमपी के किए, उसमें हम यही चीज देखते आ रहे हैं कि डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ओपन एमपी में जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा कि हमने उसको रो वाइज और कॉलम वाइज पार्टीशनिंग की डेटा की, मैट्रिक्स था ना उसमें, ठीक है। जी अब वो जो डेटा आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसमें
और चूंकि यहाँ पे अब एमपीआई की केस में स्पेशली क्योंकि फिजिकली आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, मे बी आपने 4 कंप्यूटर्स का क्लस्टर बना लिया, 8 का, 16 का, 20 कंप्यूटर्स का, ठीक है, क्लस्टर एक बना लिया, वो सारे एक नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाते हैं और उनमें से एक कंप्यूटर काम करता है एज ए डेटा सर्वर। डेटा सर्वर से मुराद क्या है कि वो बेसिकली डेटा प्रोवाइड करता है उन सारे कंप्यूटर्स को कट्स लगाने के बाद, ठीक है, जो रो वाइज पार्टीशनिंग, कॉलम वाइज पार्टीशनिंग की हमने कल बात की थी, वो चीज। अच्छा, और जो बाकी कंप्यूटर्स हैं उनको हम कह देते हैं कि ओके ये कंप्यूट नोड्स हैं, क्लाइंट नोड्स हैं, ठीक है। कंप्यूट नोड्स का मतलब क्या है कि वो कंप्यूटेशन परफॉर्म करती हैं। अब देखो, आप जो C++ में प्रोग्राम लिख रहे हो, फर्ज किया आपने 20 कंप्यूटर्स का क्लस्टर बनाया हुआ है, ठीक है ना। आप मुझे ये बताओ कि जो डेटा सर्व करने वाला काम है वो तो डेटा सर्वर ने करना है, ठीक है, एक किसी कंप्यूटर ने करना है, और कंप्यूटेशन जो करनी है वो बाकी सारे कंप्यूटर्स ने करनी है। अब जो डेटा आप सर्व कर रहे हो उसका कोड डिफरेंट है और जो कंप्यूटेशन हो रही है उसका कोड डिफरेंट है, ऐसा ही है ना। जी सर। डेटा सर्व करने वाला क्या कर रहा होगा, वो तो मतलब एमपीआई सेंड वाला एपीआई यूज करके डेटा सेंड कर रहा होगा ना, ठीक है, तो वो एक डिफरेंट कोड है। जबकि कंप्यूटेशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसकी बात करें अगर वेक्टर एडिशन की, तो वो बेसिकली उन दो एलिमेंट्स को, दो वेक्टर्स को एलिमेंट वाइज ऐड कर रहा है अपने अपने पोर्शन को। अब उसका कोड डिफरेंट है एडिशन का, ठीक है ना, वहां पे कोई एमपीआई सेंड उसको यूज करने की जरूरत नहीं है अगर दो एलिमेंट्स को उसने ऐड करना है। तो इट मीन्स कि हमारे पास डिफरेंट कोड्स हैं जो कि कंप्यूट नोड पे रन हो रहे हैं और जो सर्वर पे रन होना है वो डिफरेंट है। मीन्स कि आपके पास दो वर्जन है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर आपके पास ये लिवरेज है, आपके पास ये दोनों तरह की टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि आप डेटा सर्वर के लिए अलहदा प्रोग्राम बना लो और जो कंप्यूट नोड्स हैं उनके लिए अलहदा प्रोग्राम लिख लो। डेटा सर्वर वाले जो प्रोग्राम उसका वर्जन होगा उसके अंदर आप एमपीआई सेंड के जरिए उस वेक्टर ए बी की पार्टीशंस बना के सेंड करोगे सारे नोड्स को, और ऑन दी अदर हैंड जो कंप्यूट नोड वाला वर्जन होगा उसमें आप उनको ऐड कर रहे होगे। तो चूंकि आपके दो प्रोग्राम्स बन गए, ठीक है, और डेटा के भी आपने मल्टीपल पोर्शंस बना लिए, ठीक है, दो प्रोग्राम्स मीन के सिंगल नहीं है, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, और डेटा तो ऑलरेडी आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर ही रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये मल्टीपल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा वाला मॉडल है। ठीक होगी बात। जी सर। अच्छा, अब सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा क्या है? सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा ये है क्योंकि हमने देखा एमपीआई कम्युनिकेटर वर्ल्ड के अंदर आप हर एक प्रोसेस का रैंक चेक कर सकते हो, ठीक है, वो जो एमपीआई रैंक वाली जो उसकी चीज थी उससे आप उसका रैंक चेक कर लेते हो। और क्या होता है कि आप डिसाइड कर लेते हो कि ओके, आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हमने बात की कि जी हम लेट से 20 उसमें रखेंगे अपने क्लस्टर के अंदर कंप्यूटर्स, ठीक है, जिनमें से एक को हम डेटा सर्वर के तौर पे वो करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, और बाकी जो है वो एज ए कंप्यूट नोड काम करेंगे। तो उनकी जो रैंक्स होंगे वो 0 से लेके 19 तक चलेंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि ओके जो मेरा रैंक नंबर 0 है उसको फॉर एग्जांपल मैं सर्वर बना लूंगा, वो डेटा सर्वर का काम करेगा, ठीक है जी। और बाकी आपने कहा कि जी जो 1 2 3 4 अप टू 19 है वो सारी कंप्यूटेशन करेंगे, ठीक है। तो जी आप सर। C++ में एमपीआई के कोड में इस तरह के लॉजिक लिख सकते हो कि एक ही प्रोग्राम के अंदर आप दोनों तरह का कोड लिख लो, यानी सर्वर वाला भी और कंप्यूट वाला भी। वो कैसे? देखो, हमने ये चीज जब डिजाइन वाइज देखी कि ओके जो फर्स्ट नोड है हमारा जिसका रैंक 0 है उसको हम एज ए सर्वर ट्रीट करेंगे, उसको एज ए डेटा सर्वर हम ट्रीट करेंगे, या डेटा सर्वर वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस नोड नंबर 0 को देंगे, ठीक है। तो आप अपने प्रोग्राम में ये कर सकते हो कि आप हर एक कंप्यूटर का रैंक चेक कर लो, ठीक है, रैंक तो आप लोग चेक कर सकते हैं ना। क्यों एहतिशाम? ये जो जी एमपीआई, सर। हाँ, ये एमपीआई कम्युनिकेटर रैंक
ये जो एपीआई आपको बताइए ये फंक्शन कॉल फिर होती आगे है। कम्युनिकेटर लिखना है सर, हाँ, आगे आपने एमपीआई कंप्यूटर का नेम और कम्युनिकेटर फिर वर्ल्ड इंटीजर और लिखना है, इंटीजर आप फिर देते हैं इंटीजर पीआईडी। लिखना है जिसमें बिल्कुल। अब ये फंक्शन आपको देखो हर एक प्रोसेस का वो बता देगा, उसका रैंक बता देगा, ठीक है। इट मीन्स के 0 से लेके 19 तक रैंक्स तो आपके पास सबके मौजूद हैं, ठीक है ना, जिस जिस पे भी रन होगा वो प्रोग्राम। अब हमने डिजाइन वाइज हमने कहा था जी, क्योंकि जो रैंक 0 वाला प्रोसेसर है, नोड है, उसको हम डेटा सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं कि ठीक है जी, इफ प्रोसेस आईडी इज 0, प्रोसेसर आईडी इज 0, तो इट मीन्स कि वो डेटा सर्वर है। ये साथ में देखो कमेंट लिखा है मैंने कि P0 इज डेटा सर्वर, ठीक है। तो डेटा सर्वर वाला फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। एल्स अगर वो 0 नहीं है, else if PID is not equal to 0 means के 1 2 3 up to 19 कोई और है, तो वो सारे हमने कहा था कि कंप्यूट नोड होंगे, तो उनके लिए हम कंप्यूट नोड का फंक्शन कॉल कर लेंगे। बस देखो एक स्मॉल चेंज है सानिया, इसमें देखो जी कोई सर। मुश्किल, कोई ऐसी रॉकेट साइंस या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है। सिर्फ आपने रैंक चेक किया, आपने कहा कि ओके रैंक अगर 0 है तो उसको हम डेटा सर्वर वाला फंक्शन देंगे, यानी कि वो डेटा सर्वर वाला कोड रन करेगा। अब डेटा सर्वर वाला कोड इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है हमने, ये जो ऊपर है ना यहाँ पे, ये देखो डेटा सर्वर, ठीक है। और जो कंप्यूट वाला, हाँ कंप्यूट वाला जो कोड है, कंप्यूट नोड वाली जो लॉजिक है, उस फंक्शन का नाम हमने कंप्यूट नोड रख लिया। तो जब हमने कहा कि यार प्रोसेस आईडी अगर 0 है तो डेटा सर्वर कॉल कर लो, तो इट मींस के अगर ये प्रोग्राम आपका जिस कंप्यूटर पे रन हो रहा है उसकी आईडी 0 है, तो वहां पे सिर्फ डेटा सर्वर वाला फंक्शन कॉल होगा, कंप्यूट नोड कॉल ही नहीं होगा। और अगर वो नॉन 0 है, मींस 1 2 3 4 अप टू 19 है, तो फिर कंप्यूट नोड वाला फंक्शन वहां पे कॉल होगा। तो बस एक ये स्मॉल चेंज करने से क्या हुआ, आपका जो ये प्रोग्राम जो है ये SPMD वर्जन बन गया, सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डेटा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी बताएं। सर हम नीचे लिख रहे हैं PID इक्वल टू 0, लेकिन हम्म, जब इनिशियलाइज कर रहे हैं -1 लिखा था हमने, हाँ जी जी बोलें। ये क्यों? देखो -1 सर से हमने इसको क्यों -1 इनिशियलाइज किया, ठीक है, ये अच्छा सवाल है आपका। -1 से हमने बेसिकली इसलिए इनिशियलाइज किया, देखो इसके लिए आपको ये MPI कॉम रैंक जो है ये फंक्शन पता होना चाहिए पहले। पहली बात तो ये MPI कम्युनिकेटर रैंक, ये फंक्शन क्या करता है बेसिकली, उस कम्युनिकेटर वर्ल्ड के अंदर इस नोड का जो भी रैंक बनता है, ठीक है, वो रैंक आपको रिटर्न कर देता है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रैंक रिटर्न करता है आपको, उसकी वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होती है, 0 1 2 3, और उससे आगे कोई भी नंबर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन के उसका साइज क्या है कम्युनिकेटर का, ठीक है। अगर 50 उसमें लेट से कंप्यूटर्स हैं उस क्लस्टर के अंदर, उस कम्युनिकेटर के अंदर, तो वो 0 से उसके आईडी स्टार्ट होके 49 तक चले जाएंगे, ठीक है जी। जी सर। एक मिनट, इसको हम रिज्यूम करते हैं, मैं कॉल ले लूँ। अच्छा जी, कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ, इसका क्वेश्चन एथियाम ने ये पूछा कि इसको हमने -1 से इनिशियलाइज किया है और बाद में हम चेक करें कि इसकी वैल्यू 0 है या कोई और है, तो ये काम करो। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो MPI कॉम रैंक का फंक्शन है, इसकी फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ो तो उसमें आपको नजर आएगा कि ये बेसिकली आपके क्लस्टर के अंदर, आपके कम्युनिकेटर के अंदर जितने आपके नोड्स हैं,
ठीक है, उनकी आईडी रिटर्न करता है। ठीक है, जिस नोड पे यानी ये फंक्शन कॉल होगा उस नोड की आईडी बेसिकली रिटर्न होगी ना। अब हम जो एग्जांपल हमने कहा जी कि 20 लेट से हमने नोड्स उसमें रखे हुए अपने क्लस्टर के अंदर, और ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया एसपीएमडी वर्जन। इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम उन 20 के 20 कंप्यूटर्स पे रन होगा, हर एक के ऊपर। ठीक है, अब जब कंप्यूटर नंबर 0 पे ये रन होगा, ठीक है, और ये फंक्शन कॉल होगा एमपीआई कॉम रैंक, ठीक है, तो इसकी प्रोसेसर आईडी क्या रिटर्न होगी आपको? 0 होगी ऑब्वियसली। इसी तरीके से कंप्यूटर नंबर 1 पे, नोड नंबर 1 पे जब ये कॉल होगा फंक्शन, तो वहां पे आईडी रिटर्न होगी 1। इसी तरह नेक्स्ट उस नोड पे इसकी आईडी 2 रिटर्न होगी। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, अच्छा ये बात क्लियर हुई आपको? सर हो तो, गया। जी सर। हाँ, तो -1 इनिशियलाइज करने की रीजन यहाँ पे ये थी बेसिकली कि चूंकि एमपीआई कॉम रैंक का जो ये फंक्शन है, इसने आपको 0, 1, 2 कुछ भी आईडी रिटर्न करनी है, इसने -1 आपको नहीं था देना। ठीक है, -1 किस सूरत में आ सकता है? अगर कोई एरर हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए हमने इसको -1 पे इनिशियलाइज कर लिया। इसको नॉट 0 है ना, इसको बेसिकली आप यूं कर सकते हो कि इफ पी आई डी इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 लिखना इसको ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जी सर। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यार अगर 0 उसकी प्रोसेसर आईडी है तो उसको हम डेटा सर्वर का काम देंगे, और अगर 0 से बड़ी कोई आईडी है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 19, तो उसको हम कंप्यूट नोड का दे रहे हैं। और अगर -1 है तो फिर हम ना तो डेटा सर्वर वाला फंक्शन कॉल करें, ना ही कंप्यूट नोड वाला। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो एमपीआई में ये कुछ स्टेप्स होते हैं आपके। सबसे पहले आप इनिशिएट करते हो उसको, ठीक है, जो आर्गुमेंट्स आपको कमांड लाइन से पास हुए हैं, आर्ग सी और आर्ग बी, वो दोनों एज इट इज एमपीआई इनिट को पास कर देते हो। कम्युनिकेटर रैंक चेक करते हो, उसका साइज चेक कर लेते हो। साइज जब आप चेक करते हो तो वो बेसिकली बता देता है कि यार कितने कंप्यूटर्स हैं, 4 हैं, 8 हैं, 20 हैं, कितने हैं क्लस्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा, और फिर इस साइज की बेस पे आप पार्टीशंस बनाते हो। अब देखो वेक्टर साइज आपका क्या था? वेक्टर साइज आपका था 2048, यानी 2048 एलिमेंट्स। वेक्टर ए के अंदर भी 2048 एलिमेंट्स होंगे, बी में भी, सी में भी। ठीक है, 2048 एलिमेंट्स। तो आपने वेक्टर साइज को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ प्रोसेसेस एनपी से। अब लेट से अगर 4 नोड्स हैं आपके क्लस्टर में, तो 2048 डिवाइडेड बाय 4 वो कितना हो जाएगा? 512। 2048 डिवाइडेड बाय 4, 512। 512 का मतलब क्या हुआ सानिया? कि वो जो 2048 एलिमेंट थे इस वेक्टर ए और बी के अंदर, उनमें से 512 सारे नोड्स को दिए जाएंगे। सर्वर को भी 512 एलिमेंट्स पास कर दिए जाएंगे, और बाकी जो 3 नोड्स हैं उनको भी 512 दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इक्वली चारों प्रोसेसर्स में, चारों नोड्स में ये डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, जी सर। तो पार्टीशन का जो वेरिएबल है उसमें हमने बेसिकली यही चीज कैलकुलेट करके रख ली कि पार्टीशन का साइज क्या बन रहा है। डेटा सर्वर को आपने पास कर दिया, और वेक्टर साइज, और कंप्यूट नोड को आपने पास कर दिया पार्टीशन। अब देखो डेटा सर्वर क्या कर रहा है, पहले हम डेटा सर्वर को देख लेते हैं। डेटा सर्वर ये कर रहा है कि उसको वेक्टर साइज तो हमने पास कर दिया था, नंबर ऑफ प्रोसेसेस उसने एक वेरिएबल एन पी डिफाइन किया, और फिर फ्लोटिंग पॉइंट के उसने ये टाइप के वेक्टर्स बना लिए ए, बी और सी। ठीक है जी, और यहाँ पे उसने फिर दोबारा से अपना वो चेक कर लिया कि जी कम्युनिकेटर का साइज क्या है। हम वहां से भी पास कर सकते थे इसको साइज कम्युनिकेटर का, और यहाँ पे आपने चूंकि कॉल किया हुआ है तो ये इस फंक्शन से आपको वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ नोड्स पता चल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स एनपी है, यहाँ से चेक हो गया। पार्टीशन क्या है? वेक्टर साइज डिवाइडेड बाय
NP वेक्टर साइज आपने यहाँ पे पास किया था, यानी वही काम जो मेन में आपने किया हुआ था, ये वाला, ठीक है, NP, और यहाँ पे ये पार्टीशन कैलकुलेट की थी, यहाँ पे डेटा सर्वर ने वही काम अपने मकसद के लिए वही चीज़ें कैलकुलेट कर ली। उसके बाद क्या है, रैंडम वैल्यूज से इनिशियलाइज किया हुआ डेटा को, ठीक है, ये आपने QDAC में भी ऑलरेडी किया हुआ है srand यूज करके, ठीक है जी। A और B में आपने कोई अप टू 10 आपने वैल्यूज स्टोर करवाएंगे रैंडम, ठीक है जी। अच्छा अब देखो आगे एक लूप है, प्रोसेस इक्वल टू 1, प्रोसेस लेस देन नंबर ऑफ नोड्स, प्रोसेस प्लस प्लस। ये देखो लूप्स हम नॉर्मली जब स्टार्ट करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे नोड्स का भी हमें पता है कि सबसे पहले नोड की आईडी क्या होगी, 0 होगी, तो इसने 1 से क्यों स्टार्ट किया? इसका इसका कोई जवाब है किसी के पास? ये बात समझ में आती है? मोहसिन, सानिया, रोशान, एहतिशाम, कोई बंदा बताएगा? देखो इस लूप में हो रहा क्या है, MPI सेंड के जरिए से वो कुछ डेटा सेंड कर रहा है, तो इसने 1 से क्यों स्टार्ट किया? इसको 0 से नहीं था करना चाहिए, क्योंकि हमने कहा जी कि आईडीज तो उनकी 0 से लेके तो 19 तक चलेंगी। तो बताओ जी, अच्छा मोहसिन, यार बोला तो करो ना, जवाब तो दो। नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा, मैं इसीलिए नहीं बैठा आता हूँ। सर, नहीं आता। नहीं समझ में आ रहा, देखो ये जो फंक्शन है, ये लूप कौन से फंक्शन में लिखा हुआ है? डेटा सर्वर वाली फंक्शन में, ठीक है। डेटा सर्वर वाली फंक्शन में ना, और हमने कहा था कि डेटा सर्वर का काम करेगा आपका जो नोड नंबर 0 है, तो इट मीन्स के इसने डेटा जो सेंड करना है वो 0 को तो सेंड नहीं करेगा, इसके पास तो ऑलरेडी डेटा खुद है, मौजूद है। इसने तो बाकी सारों को करना है ना, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को और 5 को, ठीक है। देखो मिसाल देता हूँ आपको कि आप अभी 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हो, सानिया, इत्तिशाम, मोहसिन और रोशान। और लेट से आप चारों को कोई काम दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई 16 क्विज दिए जाते हैं कि यार तुम चारों बंदे जो है ना ये सारे क्विज चेक करो, ठीक है। और लेट से हम सानिया को कहते हैं कि यार तुम ऐसे करो कि तुम लीड करो इसको, तो सानिया ये कहती है कि ओके 4 क्विज मैं चेक करती हूँ, उससे अगले 4 जो है वो इत्तिशाम को दूंगी, उससे अगले 4 मोहसिन को, और उससे अगले 4 रुशान को। इस तरीके से 16 क्विज चेक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जी सर। हाँ, तो अब देखो जो क्विज नंबर 1, 2, 3 और 4 है, वो तो सानिया के पास ऑलरेडी खुद ही मौजूद है ना, वो तो उसने सेंड करना ही नहीं। उसने तो जो सेंड करना है वो क्विज नंबर 5, 6, 7 और 8 भेजना है इत्तिशाम को, फिर 9, 10, 11, 12 भेजना है मोहसिन को, और 13, 14, 15, 16 भेजना है रुशान को, ठीक है। तो ये रीजन है कि यहाँ पे ये लूप जो है आपका 0 के बजाय 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये सेंड कर रहा है ना। अच्छा अब जी देखो सर। सेंड क्या करना है आप, हमने कहा था जी कि 2 वेक्टर्स A और B के एलिमेंट्स को प्लस करके रिजल्ट हम C में रखेंगे, यानी कि डेटा के लिए आपके पास 2 चीजें हैं, A और B, 2 वेक्टर्स हैं, इसलिए जी सर। इसलिए यहाँ पे MPI सेंड के देखो 2 कॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा इसलिए MPI सेंड के यहाँ पे 2 कॉल्स हैं, एक पहली कॉल देखो ये A के लिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक बी के लिए। ठीक है, दूसरी कॉल B के लिए, यानी कि उसने पहले वेक्टर A का कोई डेटा भेजा, फिर उसने B का भेजा एक ही लूप के अंदर, और प्रोसेस नंबर 1 से लेके नंबर ऑफ नोड्स हमने कैलकुलेट कर लिए हुए थे वहां पे कम्युनिकेटर साइज से पूछ के, तो उसने लेट से अगर 20 थे तो हमें 20 रिटर्न किया होगा, तो ये 1 से लेके 20 तक जाएगा, ठीक है, 1 लेस देन 20 तक, यानी 19 तक जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 19, और प्रोसेस प्लस प्लस। अच्छा अब MPI सेंड में वो क्या कर रहा है, पहले वेक्टर A भेज रहा है, और वेक्टर A का देखो अब वो जो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो क्या कैलकुलेट हो रहा है, प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय पार्टीशन। अब पार्टीशन क्या है,
पार्टीशन है वेक्टर साइज डिवाइडेड बाय एमपी। वेक्टर साइज था 2048 था ना, और नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं? 20 थे। 20। अच्छा हाँ 20 एग्जांपल में हम 20 कहते हैं। चलो आप सिंपलीफाई करने के लिए 4 कह लेते हैं कि लेट्स से हमने 4 नोड्स का वो बनाया है, क्लस्टर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जब आपने डिवाइड किया तो ये आ गया कितना, 512। अब प्रोसेस की वैल्यू क्या है, प्रोसेस 1 से है, 1 से इनिशियलाइज हुआ है, तो 512 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 512। यानी इफेक्टिवली जो सबसे पहली आइट्रेशन इस लूप की चलेगी तो इसमें इंडेक्स क्या पास होगा, 512, ठीक है जी। और फिर पार्टीशन वो बता देगा साइज, पार्टीशन में क्या है, पार्टीशन में भी 512 है। और डेटा टाइप उसने बताई फिर कि यार फ्लोटिंग टाइप है। फिर प्रोसेस बताया, ठीक है, कि नोड का नंबर क्या है, ठीक है। फिर ये देखो डेटा डिस्ट्रीब्यूट वाला टैग इसने यूज किया, ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया था। अब ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि ये एमपीआई सेंड की कॉल जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, यानी डेटा भेज रहे हैं नोड्स को, ताकि नोड्स अपना अपना काम करके रिजल्ट्स हमें दें। और कहाँ भेज रहे हैं, कम्युनिकेटर वर्ल्ड के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई एहतिशाम? जी सर आ गई। तो अब देखो ये वेक्टर ए और बी जो हैं, ये स्टार्ट तो इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, सबसे पहले A0, A0 के आगे एलिमेंट होता है A1, ऐसे ही है ना, जी सर। उससे आगे एलिमेंट होता है आपका A2। A2 एंड सो ऑन। इसके अंदर काफी सारे होंगे। फिर आपका वो आएगा A512, ठीक है। इसके आगे फिर 513 आएगा, ठीक है ना सानिया, जी सर। एंड सो ऑन। और ये जाएगा कहाँ तक, इसका आखिरी एलिमेंट जो होगा वो होगा A2047, क्योंकि 2048 उसका साइज रखा था ना हमने, ये देखो। जी। तो लास्ट जो उसका इस वेक्टर ए का जो एलिमेंट होगा इसका इंडेक्स ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की जो बात है वो ये कि ये देखो, ये जो पहली पार्टीशन है 0 से लेके 511 तक, ठीक है, ये एक नोड के पास जाएगी। फिर 512 से लेके 512 से लेके ये जाएगी आपकी, यानी 1023 तक, ये जाएगी नोड 1 को, ठीक है ना, ठीक है श्याम, ये जाएगी नोड 1 को, ये जाएगी नोड 0 को। जाएगी तो नहीं मतलब, क्योंकि नोड 0 वो डेटा सर्वर का काम कर रहा है, तो उसके पास तो ऑलरेडी देखो ये डेटा मौजूद है, यहीं पे ये डिफाइन भी हुआ है, यहीं के पे ये इनिशियलाइज भी हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये पार्टीशन उसने अपने पास रख ली। नेक्स्ट पार्टीशन उसने भेज दी नोड 1 को, यानी वो जो आपको मैं क्विज़िज वाली एग्जांपल दे रहा था कि ये काम सानिया ने करना है, ये वाला, तो ये डेटा सानिया के पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो इसको सेंड करने की जरूरत नहीं है। और ये वाला काम किसने करना है, ये एहतिशाम को सानिया ने सेंड करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना? जी सर आ रही। अच्छा इसी तरीके से देखो, अब जो वेक्टर बी है आपका, बी के लिए भी सेम काम करना होगा। जो पहला उसका ये वाला चंक है वो सानिया अपने पास रख लेगी, ठीक है, बी का, और दूसरा चंक भेजेगी एहतिशाम को, तीसरा चंक मोहसिन को, चौथा रोशान को, यानी कि 4 नोड्स में इस तरीके से डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली क्लियर है, मैंने आपको जी सर। एग्जांपल तो दे दी अच्छी खासी। यस ओके सर अब क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एनोटेशंस में जरा क्लियर कर दूं। ओके तो इस लूप के अंदर ये हो गया सेंड वाला काम। अच्छा
अब देखो जिस तरह आपको एग्जांपल दी कि वो 16 क्विज हैं, 16 में से 4 क्विज अब सानिया ने खुद भी तो चेक करने हैं ना, ठीक है, बाकी लोग भी तो करेंगे, लेकिन सानिया अपने हिस्से के जो 4 क्विज हैं वो भी चेक करेगी। या इन अदर वर्ड्स इस एग्जांपल के अंदर वेक्टर एडिशन चूंकि कर रहे हैं हम, तो हमने कहा जी कि डेटा सर्वर जो है वो चारों नोड्स को पार्टीशंस भेज देगा उस वेक्टर की, लेकिन वो खुद भी तो ऐड करेगा ना अपने हिस्से की पार्टीशन, ठीक है। तो ये लूप जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसीलिए, ये अब देखो वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, i इक्वल टू 0, और कहाँ तक जा रहे हैं, पार्टीशन तक। पार्टीशन में क्या कैलकुलेट हुआ था, 2048 डिवाइडेड बाय 4 512 512। तो ये रहा i इक्वल टू 0, i लेस देन 512, 512 से लेस होने का मतलब क्या है, यानी 511 तक जाएगा, ठीक है ना। तो इंडेक्स नंबर 0 से लेके इंडेक्स नंबर 511 तक जो एडिशन होगी ए और बी की और रिजल्ट सी में स्टोर होगा, वो काम ये डेटा सर्वर खुद कर रहा है, यानी अपने एसी की पार्टीशन का, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एमपीआई बैरियर की एक कॉल होती है। एमपीआई बैरियर की कॉल क्यों होती है, बेसिकली ये इसलिए होती है कि इससे समझ लो कि डेटा सर्वर ने अपना काम कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो इस बैरियर पे आके रुक गया, इस कॉल के ऊपर आके उसकी एग्जीक्यूशन रुक गई। रुक क्यों गई, रुक इसलिए गई कि देखो सानिया ने अपने क्विज चेक कर लिए चारों, ठीक है, लेकिन अभी एहतिशाम, मोहसिन और रोशान, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया, ठीक है। वो कहते हैं कि यार अभी हम कर रहे हैं, एहतिशाम कहता है बस मुझे तकरीबन 2 मिनट लगेंगे, मोहसिन कहता है फॉर एग्जाम्पल यार 5 मिनट मुझे लगेंगे, ठीक है, रोशान कहते हैं जी मैं लेट से 3 मिनट मुझे लगेंगे, ठीक है, यानी कि वो चेक कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनके फाइनल नहीं हुए। तो सानिया क्या करेगी यहाँ पे, इस एमपीआई बैरियर पे सानिया वेट करेगी, क्योंकि इसने अपना तो क्विज चेक कर लिए चारों, लेकिन बाकी 3 बंदों का ये वेट करेगी कि यार उनके रिजल्ट्स भी आ जाएं। तो फिर जैसे जैसे एहतिशाम, मोहसिन और रुशान अपने रिजल्ट्स भेजेंगे, उसके बाद कोड आगे यहाँ पे लाइन नंबर 44 से रिज्यूम होगा, ठीक है जी। अब देखो 44 से जब ये रिज्यूम होगा तो उसमें बेसिकली होगा क्या जी। सर ये एमपीआई बैरियर फिर से बता दें। एमपीआई बैरियर दोबारा बता दूं, देखो एमपीआई जी सर। बैरियर में ये कह रहा हूँ, एमपीआई बैरियर का मतलब ये है कि ये डेटा सर्वर ने भी एडिशन की, ठीक है, बाकी जो नोड्स हैं वो भी एडिशन कर रहे हैं। तो इसमें इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जो डेटा सर्वर है आपका वो पहले अपना काम खत्म कर ले और बाकी नोड्स हो सकते हैं 1 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद, 5 सेकंड के बाद उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि पूरे वेक्टर की अभी तक एडिशन नहीं हुई, अभी तक सिर्फ और सिर्फ डेटा सर्वर ने अपने हिस्से का जो पार्टीशन था उसको ऐड किया है ए और बी के। तो उसको चाहिए कि वो वेट करे कि यार बाकी नोड्स भी अपना रिजल्ट दे दें, क्योंकि देखो जब तक सारे रिजल्ट्स नहीं आएंगे उस वक्त तक आप नहीं कह सकते हो कि यार दोनों वेक्टर्स की एडिशन का रिजल्ट ये है, ऐसा ही है ना। जी सर। जिस तरह क्विज वाली एग्जांपल दी थी कि 4 क्विजेस सानिया ने कहा कि ओके मैं चेक करूंगी, बाकी 4 में बाकी 3 बंदों को दे दूंगी। अब सानिया ने लेट से सबसे पहले खत्म कर लिया अपना काम ना, क्विजेस उसने चेक कर लिए। अब सानिया ने देखो, सानिया को जो 16 क्विज दिए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने दिए कि यार ये तुम लोग चेक करो ना, सानिया फॉर एग्जांपल आपकी सीआर है या असिस्टेंट है, ठीक है, टीचिंग असिस्टेंट है। तो सानिया को हमने कहा कि यार ये 16 क्विज आपने चेक करने हैं। अब सानिया ने क्या किया कि 4 उसने खुद अपने चेक किए, बाकी 3 मजीद जो असिस्टेंट थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब सानिया ने जब ला के मुझे क्विज देने, तो सानिया आपने कितने क्विज देने, 16 के 16 दोगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आप अपने हिस्से के सिर्फ 4 ले आओ, फिर मैं पूछूंगा कि भाई बाकी किधर है, ऐसे ही है ना। जी सर। तो सानिया ने जब अपने 4 क्विज को चेक कर लिए, फिर वो वेट करेगी इस बैरियर के ऊपर, ठीक है। इस बैरियर का मतलब यही है कि अपने हिस्से का काम करने के बाद वो वेट करेगी कि बाकी रिजल्ट्स भी, बाकी क्विजेस भी आ जाएं। तो फिर जब बाकी तीनों नोड्स की तरफ से रिजल्ट्स आ जाएंगे और वो इकट्ठे होके 16 का सेट बन जाएगा, उसके बाद सानिया ये क्या करेगी, आगे प्रोसेस करेगी। इस प्रोग्राम में बेसिकली यही हो रहा है कि उसने अपने हिस्से का पार्टीशन ऐड कर लिया, अब वो वेट कर रहा है बेसिकली बाकी नोड्स का कि वो भी अपने अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लें।
तो जैसे ही पता चला कि यार वो सब ने कर लिया कैलकुलेट रिजल्ट, तो अब एग्जीक्यूशन आगे चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हमने ये लूप लगाया था इस तरह का, प्रोसेस 1 से लेस देन नम नोड्स तक हमने एमपीआई सेंड के जरिए ए का भी डेटा भेजा, बी का भी भेजा, ठीक है, पार्टीशंस। अब जब आपको वो डेटा वापस आ रहे हैं तो कौन कौन से नोड्स भेजेंगे आपको, वही नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, 3, 4, 5 अप टू 19, ऐसे ही है ना। तो इसीलिए देखो एग्जैक्ट उसी तरह का हमने लूप दोबारा लगाया, प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस लेस देन नम नोड्स, और यहाँ पे एमपीआई सेंड की बजाय एमपीआई रिसीव की कॉल है। ठीक है, एमपीआई रिसीव की कॉल किस लिए होती है, डेटा रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब आपने डेटा जब रिसीव करना है तो रिसीव करके आप कहाँ रखोगे, वेक्टर सी के अंदर, इसलिए यहाँ पे देखो वेक्टर सी यूज हुआ। और बाकी आपका वही प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय पार्टीशन, प्रोसेस 1 है, सबसे पहले पार्टीशन 512 है, तो ये इंडेक्स नंबर 512 पे स्टोर करेगी जो पहला रिजल्ट आएगा, यानी सी, देखो C0, C1, C2, C3 एंड सो ऑन, ये सारे तो इसने डेटा सर्वर ने खुद कैलकुलेट कर लिए ना इस लूप के अंदर। ये देखो ये लूप चल रहा है ना 0 से लेके 512 तक, पार्टीशन की क्या वैल्यू थी 512, तो वो तो C0, C1, C2 ये तो इसने डेटा सर्वर ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 511 511 तक। अब जो उसने रिसीव करने हैं वो करने हैं 512, 13, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखो ये लूप अब इसमें एमपीआई रिसीव के जरिए से वो कलेक्ट कर रहा है। एंड सो ऑन। ठीक है जी, बाकी वही है, पार्टीशन का साइज सेम है 500। बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें तो फिर हम रिज्यूम करते हैं इसको। मुद्दत जी आ गए सब लोग, ओके। तो यहाँ पे फिर वो रिसीव हो गया डेटा। ठीक है, बाकी मैं बता रहा था आपको कि चूंकि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है तो एमपीआई फ्लोट, फिर यहाँ पे प्रोसेस नंबर, और ये एक डिफरेंट है। अब एक तो डिफरेंस ये था कि वहां पे जब सेंड कर रहे थे तो ऑब्वियसली जो इनपुट्स थे हमारे वेक्टर ए और बी वो हमने यूज किए। अब चूंकि रिसीव कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा हमें पता है कि सी में कैलकुलेट हो रहा है तो हमने सी दिया था। दूसरी बात, वहां पे हमने टैग जो यूज किया वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट का किया, क्योंकि डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, सेंड हो रहा था। यहाँ पे डेटा कलेक्ट हो रहे चूंकि, तो डेटा कलेक्ट का टैग आपने यूज किया। ठीक है जी, और बाकी दोनों पैरामीटर्स सेम है आपके, एमपीआई कम्युनिकेटर वर्ड और फिर स्टेटस। अच्छा, अब देखो ये लाइन नंबर 50 तक जब ये लूप कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन, तो अब इस डेटा सर्वर के पास जो डेटा है वो 0 से 512 तक जो इंडेक्स हैं वो तो उसने खुद ही कैलकुलेट किए हैं लाइन नंबर 40 पे इस लूप के अंदर। ठीक है, फिर 512 से आगे जो इंडेक्सेस हैं वो सारे इसको रिसीव हो गई
इस कॉल के जरिए बाकी सारे नोड्स से, और ये सारा डेटा पड़ा हुआ है सी के अंदर। तो अब इट मीन्स के वो रिजल्ट्स को प्रिंट कर सकता है। यानी दूसरे लफ्जों में इस स्टेप पे सानिया के पास वो सारे के सारे 16 क्विजेस मौजूद हैं। 4 उसने खुद चेक किए यहाँ पे, ठीक है, और बाकी जो 12 हैं उन तीनों नोड्स ने सेंड किए रिजल्ट्स, और यहाँ पे सानिया ने रिसीव कर लिए, ठीक है जी। और अब सानिया जो है वो रिजल्ट्स आगे फॉरवर्ड कर सकती है या क्विज़ेस को फॉरवर्ड कर सकती है, मुझे दे सकती है, ठीक है, कि जी ये 16 क्विज चेक हो चुके हैं और ये इनके रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, वेक्टर ए हमने पहले प्रिंट किया। अच्छा, प्रिंटिंग के वक्त हमने सारे वो साइज तो उसका 2048 था, तो हमने सिर्फ 10 एलिमेंट्स प्रिंट करवाए। लेट से हम इसको 20 कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये अगर 2048 इसको दोगे तो वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बड़ी आउटपुट हम वो उस पर नहीं कर रहे, हम थोड़े से एलिमेंट्स प्रिंट करवा रहे। तो ये लूप तो सिंपल है, ठीक है, कि सी आउट करवा दिया आपने ए ऑफ आई, यहाँ पे बी ऑफ आई करवा दिया, और तीसरे लूप में आपने वेक्टर सी प्रिंट करवा दिया, ठीक है जी। तो ये ही यहाँ पे हो रहा है। ये देखो 10 की बजाय अब 20 प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। 8 + 6 14, 4 + 6 10, 7 + 3 10 एंड सो ऑन, ठीक है जी। ये हो गया आपका डेटा सर्वर, जो आपको मैंने बताया अभी, ये सारा कोड। अब देखो कंप्यूट नोड में क्या होगा, कंप्यूट नोड में भी इसी तरह का काम होगा। इसको हमने पार्टीशन भेजा था, पार्टीशन की वैल्यू क्या आ रही, 512। इसने अपने पास ए बी और सी 3 फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के अरेज डिफाइन किए, और सर्वर प्रोसेस से एक वेरिएबल इसने डिफाइन किया और उसकी वैल्यू रख दी 0, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने सिंपली एमपीआई रिसीव किया। पहले क्या रिसीव किया इसने, ए वेक्टर ए पार्टीशन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, और किस से रिसीव किया, सर्वर प्रोसेस से, यानी 0 प्रोसेस नंबर 0 से, ठीक है। और उसमें इसने कहा जी के कौन सा डेटा रिसीव करना है जिसके साथ टैग डेटा डिस्ट्रीब्यूट का आ रहा हो। देखो जब हमने सेंड किया था यहाँ पे तो हमने टैग दिया था डेटा डिस्ट्रीब्यूट का, इसीलिए इसके अगेंस्ट जब ये रिसीव कर रहा है तो ये भी वही टैग यूज कर रहा है कि जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट के नाम से आ रहा है, इस टैग के नाम से आ रहा है, वो डेटा रिसीव करो, ठीक है। बाकी वही है एमपीआई कम्युनिकेटर वर्ल्ड और स्टेटस। फिर इसी तरह से वेक्टर बी के लिए भी उसने किया, वेक्टर बी के भी उसने एलिमेंट्स रिसीव करने थे ना। यहाँ पे जब हमने सेंड किए तो ए के और बी के दोनों किए थे, तो इन दोनों के अगेंस्ट कंप्यूट नोड ने क्या किया, पहले ए को रिसीव किया फिर बी को रिसीव किया, ठीक है, अपने हिस्से का पार्टीशन। और फिर उसने सिंपली क्या किया, एक लूप लगा लिया 0 से स्टार्ट होके लेस देन पार्टीशन यानी 511 तक, क्योंकि पार्टीशन 512 उसमें वैल्यू आ रही है, तो 511 तक ये लूप चलेगा। और इसने सिंपली सी आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई, यानी वेक्टर ए का वो एलिमेंट प्लस वेक्टर बी का वो वाला एलिमेंट, एलिमेंट वाइज उनको ऐड करके सी में रिजल्ट स्टोर कर लिया, ठीक है। ये तो सिंपल है। अच्छा, उसके बाद वही एमपीआई बैरियर वाली कॉल। एमपीआई बैरियर वाली कॉल का यहाँ पे मतलब क्या है, यार ये कंप्लीट हो गया, अब तुम एमपीआई बैरियर के ऊपर जाके क्या करो, रुक जाओ। एमपीआई बैरियर पे यही हुआ था ना, डेटा सर्वर वाला जो फंक्शन था वो भी एग्जीक्यूशन वहां पे रुक गई, इसकी भी एग्जीक्यूशन वहां पे जाके रुक गई, ठीक है। और क्यों रुक गई ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिए कि भाई इसलिए रुक जाते हैं ये सारे प्रोसेस वहां पे कि जितने आपके नोड्स हैं वो सारे अपना डेटा सेंड कर लें। जब सारे डेटा सेंड कर चुके हैं, मतलब सारा डेटा वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो फिर एग्जीक्यूशन आगे चलती है। तो एमपीआई बैरियर की कॉल यहाँ पे लगी, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, एमपीआई सेंड। अब ये सेंड क्या कर रहे हैं, देखो इसने डेटा रिसीव किया था ए और बी में, ठीक है, उस डेटा को इसने प्लस किया, ये लाइन नंबर 93। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो सी में पड़ा हुआ है, तो ये इसने रिजल्ट सेंड भी तो करना है ना डेटा सर्वर को, क्योंकि ये तो कंप्यूट नोड है। ये देखो
इसका नाम भी हमने फंक्शन का कंप्यूट नोड रख दिया। तो ये अपने हिस्से का डेटा सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेंड करते हुए ये सी यूज कर रहे हैं क्योंकि सी में रिजल्ट्स पड़े हुए इसके। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगा, C0 से। ठीक है, पार्टीशन बताएगा, यानी 512 एलिमेंट्स हैं और डेटा टाइप उसकी फ्लोट है। अब रिसीव किसने करना है, यानी किसको सेंड कर रहा है, ये सर्वर प्रोसेस को सेंड कर रहा है, और टैग ये दे रहा है डेटा कलेक्ट के नाम से। अब ये टैग क्या दे रहा है, डेटा कलेक्ट और MPI कम्युनिकेटर वर्ड। ये डेटा कलेक्ट का टैग अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे यूज किया था जब हम ये रिसीव कर रहे थे। ठीक है ना, ये देखो डेटा कलेक्ट, ये डेटा कलेक्ट यहाँ पे हमने इसीलिए लिखा था कि वहां से जो टैग आ रहा है आपके पास कंप्यूट नोड से, वो डेटा कलेक्ट का था। ठीक है जी, और ये दोनों आपके पास ऊपर डिफाइन होने चाहिए यहाँ पे, इनको किसी वैल्यू इंटीजर वैल्यू के साथ आपने डिफाइन इनिशियलाइज किया होगा। ठीक है, तो बस दैट्स इट, इतना सा ये काम है। ये समझ में आ गई आपको बात सारी? जी सर, आ गया। यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो है ना, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है समझने के हवाले से भी और इस हवाले से भी कि इसको एज ए स्केलेटन प्रोग्राम आप यूज कर सकते हो अपना कोई भी MPI का प्रोग्राम लिखने के लिए। क्योंकि जितने भी देखो MPI के आप प्रोग्राम्स लिखोगे उनमें मोस्टली यही होगा कि आप एक कोई नोड आपका डेटा सर्वर होगा, बाकी नोड्स आपके कंप्यूट के होंगे। डेटा सर्वर ने अपना काम करना है, यानी उसने MPI सेंड करके डेटा सेंड करना है, मे भी उसने इनिशियलाइज भी करना हो डेटा को। ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पे इसने किया हुआ है, तो उसने सेंड करना है। और कंप्यूट नोड ने क्या करना है, कंप्यूट नोड ने कैलकुलेशन अपनी करनी है, जैसा कि यहाँ पे एडिशन का काम था। मे भी हो सकता है अगर आपको मैं कहूँ कि यार आप एक MPI का प्रोग्राम लिखें जिसमें दो वेक्टर्स A और B को एलिमेंट वाइज वो क्या करे, मल्टीप्लाई करे, तो आप इसी तरह का प्रोग्राम लिखोगे, तीन वेक्टर्स बना लोगे A B C। ठीक है, और उनको इनिशियलाइज करके डेटा सर्वर क्या करेगा, सेंड कर देगा। ठीक है, और कंप्यूट नोड क्या करेगा, यहाँ पे प्लस की बजाय उनको मल्टीप्लाई कर लेगा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे चेंज ये जो किया हमने 93 पे, प्लस करने की बजाय वो उनका प्रोडक्ट ले लेगा। अच्छा दूसरी यहाँ पे भी तो हम करेंगे ना, डेटा सर्वर भी तो कंप्यूटेशन कर रहे हैं ना अपने वाले पार्ट को, तो यहाँ पे भी हम इसको मल्टीप्लाई से चेंज कर देंगे। तो अब देखो, अब ये वेक्टर एडिशन के बजाय एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया। ये देखो 4 7 28, 8 6 48, 4 6 24, यानी कोई चेंज नहीं हुई स्वाई एक ऑपरेटर के, बिल्कुल सेम कोड आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चल गया। सही है ना? जी सर, एहतिशाम, सही है। सानिया, देखो ये बड़ी जी इंपॉर्टेंट सर, चीज है सही जो है। मैं बता जी रहा हूँ सर। आपको। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ कि यार MPI प्रोग्राम लिखो जिसमें दो वेक्टर्स का आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे लो भी, अब आप परेशान होगे कि यार ये तो पता नहीं किस तरह होगा। तो भाई कुछ भी नहीं होगा, सेम प्रोग्राम, आपने कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोग्राम आपका ये होगा। और आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट से मैं देखो अभी आपको करके बता देता हूँ कि जी इंट वेक्टर सॉरी डॉट प्रोडक्ट 0 से इनिशियलाइज किया मैंने। उसके बाद मैं करूंगा कि फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन कितने मेरे पास वो हैं 2048 एलिमेंट्स थे ना, यानी वो जो वेक्टर साइज था, अच्छा अच्छा। वेक्टर अंडरस्कोर साइज था, हाँ ये वाला। यहाँ तक मैंने लूप चलाया और मैंने कहा जी कि अब चूंकि एलिमेंट वाइज उनका वो तो आ गया ना मेरे पास, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट तो हमने निकाल लिया ना सी के अंदर। जी यार ये सर। देखो ना, सी के अंदर हमने स्टोर कर लिया ये ना एलिमेंट ये वाइज। हाँ ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट तो हमने स्टोर कर लिया ना। तो अब क्या करना है हमने, डॉट प्रोडक्ट यही तो होता है कि सिर्फ उसको आप एक्यूमुलेट कर लो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ऐड करते जाओ।
तो सिर्फ ये एक लूप लगा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट से कि जी डॉट प्रोडक्ट इज, और यहाँ पे मैं वही डॉट प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो बस इतनी सी चेंज है। आप देखो, इसको रन करते हैं और चेक करते हैं, ये इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया। बस दैट्स इट। क्यूडा सी में भी देखो इसी तरीके से होता है। आपने एलिमेंट वाइज एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन की, फिर आपको डॉट प्रोडक्ट कहा गया, आप परेशान हो गए कि यार पता नहीं कैसे होगा। भाई कुछ भी नहीं, माइनर सी चेंजेस हैं, ठीक है। मोस्टली आपका कोड जो है उसी तरीके से चल होता है, क्योंकि देखो ये बड़े कंक्रीट स्टेप्स हैं, ऐसे स्टेप्स हैं कि जो आपको बार बार करने पड़ते हैं, हर जगह पे करने पड़ते हैं। आपको देखो, जब आपको डिफाइन कर दिया गया ना कि यार जो टेबल है या चेयर है, चेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है जी, कि उसकी एक बैक होती है, एक उसकी सीट होती है और उसकी 4 टांगे होती हैं, ठीक है। ये चीज जब डिफाइन होगी, अब उस चेयर का कलर कुछ कर दो, उसकी बैक लंबी कर दो, ठीक है, उसके में भी लेट से नीचे टायर लगा दो उसके टांगों के चारों के साथ, वो तो सारी अब उस तरह की चेंजेस हैं। लेकिन मेनली स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया ना कि यार चेयर का जो स्ट्रक्चर है वो तो यही होता है कि बैक होगी, सीट होगी, 4 उसकी टांगे होंगी। यही चीज यहाँ पे है। क्यूडा सी का प्रोग्राम लिखते हैं, उसका भी आपको हमने स्ट्रक्चर बता दिया कि कोई भी प्रोग्राम होगा स्ट्रक्चर यही रहेगा। होस्ट फंक्शन होगा जी, मेन फंक्शन होगा, डेटा इनिशियलाइज करोगे, क्यूडा एम अलॉग से मेमोरी एलोकेट करोगे, क्यूडा मेम कॉपी से मेमोरी कॉपी करोगे, ट्रांसफर करोगे मींस, ठीक है। फिर कर्नल को इन्वोक करोगे और कर्नल से रिजल्ट जब एग्जीक्यूशन हो जाए तो जीपीयू से रिजल्ट कॉपी करके वापस लॉग ट्रांसफर करोगे क्यूडा मेम कॉपी यूज करके होस्ट पे, और फिर उनको आउटपुट कर दोगे। सेम चीज ओपन एमपी के लिए, एमपीआई के लिए भी। एमपीआई के प्रोग्राम आप जितने भी लिखोगे उसमें आपका डेटा सर्वर भी होगा और कंप्यूट नोड भी होगा, दोनों ने अपना अपना काम करना है। अब चेंज क्या चीज होगी? चेंज सिर्फ ये चीज होगी कि वो काम जो कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। हमने पहले एडिशन देखी, अभी हमने उसी एडिशन वाले प्रोग्राम को मॉडिफाई करके हमने पहले उसको एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट बना लिया, और एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट जब हो गया तो हमने कहा चलो जी अब तो डॉट प्रोडक्ट भी बड़े आराम से कैलकुलेट हो सकता है। सिर्फ एक लूप हमने यहाँ पे ऐड किया था। कहाँ ऐड किया? ये वाला, ठीक है। ये 4 लाइंस ऐड की और हमारा डॉट प्रोडक्ट भी कैलकुलेट हो गया। अब इसी में अगर आपको मैं कहूँ कि यार अच्छा इसको जो है आप सब्ट्रैक्शन करके मुझे बता दो, इसमें आप मुझे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करके बता दो, तो मिलता जुलता कोड होगा, सिर्फ लॉजिक्स चेंज करने होंगे आपको, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, जहाँ पे आप ऐड कर रहे थे वो ऐड की जगह आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा इसको अब देखो पता कैसे चला कि रिजल्ट ठीक है या नहीं। हम रैंडम वैल्यूज हटा के इसमें सिंपली 1 1 स्टोर कर देते हैं। अब 2048 उसका साइज है, तो इट मींस कि डॉट प्रोडक्ट भी आपका 2048 आना चाहिए, क्योंकि सारी वैल्यूज 1 1 कर दी ना हमने, तो प्रोडक्ट भी 1 1 आ गया। और जब 1 + 1 + 1 + 1 ये सारे ऐड होंगे, तो चूंकि उसका साइज 2048 है, तो डॉट प्रोडक्ट भी आपका 2048 होगा। अच्छा अब इसमें देखो हमने वो नहीं बताया था, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हम इसको कहते हैं 4। अब ये 4 प्रोसेसेस के साथ रन होगा। आप कहते हो कि नहीं 4 की बजाय इसको 8 कर लें, हम कहते हैं ठीक है जी 8 के साथ कर लेते हैं। अब ये 8 नोड्स के साथ रन हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप कह दो लेट से 128 नोड्स के साथ रन कर लो भी। अब ये 128 नोड्स के साथ रन होगा, यानी 128 प्रोसेसेस कैलकुलेट जनरेट होंगे। अब चूंकि हमने एक उसको एक बड़ा साइज से उसका दे दिया कम्युनिकेटिव वर्ल्ड का, तो इसीलिए देखो प्रोग्राम जो आपको रिजल्ट देगा कैलकुलेशन करके वो थोड़े देर से देगा। और चूंकि ये एक आपको, हाँ ये रिजल्ट्स आ गए। ये बात समझ में आई? अब देखो इसमें टाइम क्यों लगा एहतिशाम, सानिया? जी सर। इसमें देखो इसका रिजल्ट उसने थोड़ी देर से दिया ना, पहले तो वो फौरन दे देता था 1 सेकंड 2 सेकंड के जी अंदर। सर।
लेकिन जब हमने नंबर ऑफ नोड्स बढ़ा दिए तो अब रिजल्ट कैलकुलेट होके डिस्प्ले होते हुए थोड़ा सा टाइम लगा। उसकी रीजन देखो यही है, एक तो नेटवर्क बैंडविड्थ भी होती है और दूसरी मेन ये है कि अब चूंकि 128 नोड्स काम कर रहे हैं तो वो वेट कर रहे हैं। वो जो एमपीआई बैरियर वाली बात थी जो आपने क्वेश्चन पूछा जी था सर। कि रिपीट करें, ठीक है। तो वो 128 नोड्स हैं, अब जाहिर है हर एक नोड अपने अपने काम करके रिजल्ट हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो वो उसका वेट चूंकि कर रहे होते हैं, वहां पे इसमें भी टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तिशाम, मोहसिन, रोशान, जी सर। एहतिशाम समझ में आ रही है बात? हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोसेसर अगर बढ़ा दें? सर क्या कह रहे हो रोशान? प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से? नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ा दिए ना हमने, 128 कर दिए। इसको मे भी अगर 256 देते हो तो फिर ये और ज्यादा टाइम लेगा। और दूसरे खैर उस पे ये भी, उसमें ये भी है कि अब वो 256 प्रोसेस आपको कैलकुलेट जनरेट करने देगा या नहीं देगा, ठीक है। एक ये चीज भी है, चूंकि गूगल की ये वो है ना, आपको एक वर्चुअल मशीन मिली हुई होती है, ठीक है। तो उसकी एक लिमिट्स होती हैं। फिजिकली तो आप जब क्लस्टर बनाओ, आप नोड्स को कनेक्ट करो तो जितने कंप्यूटर्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उतने कंप्यूटर्स जोड़ के बना सकते हो, ठीक है। आपके पास 1000 कंप्यूटर्स पड़े हैं, आप 1000 कंप्यूटर्स जोड़ के एक क्लस्टर बना लो और उन पे ये प्रोग्राम रन कर लो, तो सारे कंप्यूटर्स आपको रिजल्ट कैलकुलेट करके देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसको कोलैब में रन कर रहे हैं तो हम सिंपली उसको कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं कि यार 256 प्रोसेसर्स के साथ तुम इसको रन करो, इस प्रोग्राम को, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, वेक्टर एडिशन का। तो वो हमारी रिक्वेस्ट पे सर्वर क्या कर रहा है, रन टाइम के ऊपर 256 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देता है, 256 प्रोसेसर्स क्रिएट होते हैं और वो सारे इस डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम 4 के साथ करते हैं, 4 के साथ रिजल्ट जल्दी आ जाता है, ठीक है। लेकिन जितने ज्यादा आपके पास वो होंगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो उसमें फिर रिजल्ट्स आपके डिलेड हो जाते हैं। ये थोड़ा सा लेट आया, ठीक है जी। अंडरस्टूड है यहाँ तक? ओके। यहाँ पे हम थोड़ी सी अब ब्रेक कर लेते हैं और इसमें जो अब बल्कि ब्रेक से पहले ये चीज हम, चलो इसको हम सम अप कर लेते हैं। आपका एमपीआई का कोई भी प्रोग्राम आप लिखोगे उसमें याद रखो, आप डेटा सर्वर आपको एक तो वो करना होगा, कंप्यूट नोड एक तो दूसरा बनाना होगा, ठीक है। ये दो काम आपके जरूरी होंगे। स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, यानी आपका मेन फंक्शन, फिर डेटा सर्विंग फंक्शन, उसका नाम कुछ भी आप रख लो, ठीक है, उससे हमारी बहस नहीं है। कंप्यूट नोड फंक्शन, ठीक है जी। ये तीन तीन चीजें आपको चाहिए होंगी। जिस तरह क्यूडा सी में हमने कहा जी मेन फंक्शन होगा, होस्ट फंक्शन होगा, एक कर्नल फंक्शन होगा, और हर एक फंक्शन से रेलिवेंट जो भी फंक्शनैलिटी कोड था वो उस फंक्शन के अंदर आप डिफाइन करते थे। मसलन मेन के अंदर आप इनिशियलाइज करते थे, होस्ट के अंदर आप क्यूडा एम अलॉक, क्यूडा मेम कॉपी, कर्नल इन्वोकेशन वो काम करते थे, और फिर जो कर्नल फंक्शन होता था आपका ग्लोबल फंक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर आप एक्चुअल थ्रेड मैपिंग और वो सारे काम करते थे। तो एमपीआई के प्रोग्राम में आपके जो मेन मेन तीन सेक्शन जो बन सकते हैं वो ये हैं कि एक आपका मेन फंक्शन होगा, एक डेटा सर्विंग फंक्शन होगा, डेटा सर्वर कह लो उसको या कुछ और नाम दे दो, माई डेटा सर्वर कह लो या माई डेटा सर्विंग फंक्शन कह लो, वो आपकी मर्जी है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करो कि मीनिंगफुल नेम रखो ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो डेटा सर्वर ही रख लो आप, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने कहा कि जी ओके ये डेटा सर्वर है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आपका कंप्यूट नोड का फंक्शन होगा, और तीनों में कोड क्या होगा, मेन के अंदर आप नॉर्मली देखो मेन फंक्शन आपका इस तरह का होगा, ये कोई इसमें 10-15 लाइंस है, ठीक है। एमपीआई इनिट करोगे, आप इनिशियलाइज करोगे, रैंक चेक करोगे, उसका साइज चेक करोगे, पार्टीशन देखोगे कि कितनी बननी है, और फिर मेन जो इसका मेन एक वो है ना
इसकी जिम्मेदारी मेन फंक्शन की वो ये है कि ये देखेगा कि प्रोसेस आईडी अगर 0 है तो डेटा सर्वर को कंट्रोल दे दो, अगर 0 से बड़ी कोई आईडी है तो फिर कंप्यूट नोड को कॉल कर लो। ये इसका बड़ा एक अहम इसका स्टेप है यहाँ पे। ये आपका बाकी प्रोग्राम्स कोई आपको जिस तरह से अब ये प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है इसमें भी आपका इस तरह हो सकता है 4 लेवल थ्रेश होल्डिंग 4 वे हिस्टोग्रामिंग आपने करनी है तो आपका बिल्कुल मेन फंक्शन आपका इसी तरीके का बन सकता है। ठीक है, उसमें में भी आपकी कोई चेंज ना हो सिवाय इसके कि उसका यहाँ पे वेक्टर्स का साइज है, वहां पे क्या आपके पास इमेज है। ठीक है, 128 बाय 512 है तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे उसका बस वो साइज हो जाएगा 128 बाय 512। ठीक है जी। अच्छा, फिर डेटा सर्वर और कंप्यूट फंक्शंस, कंप्यूट नोड, ये दो फंक्शन आपने लिखने होंगे। डेटा सर्वर वाला फंक्शन क्या करेगा इसके लिए, ठीक है, वो बेसिकली करेगा उसकी पार्टीशनिंग करेगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स है 128 बाय 512 का, इसकी पार्टीशनिंग करेगा जैसे एक्सेल में नहीं हमने वो करके आपको बताया था। ठीक है, याद है ना वो एग्जांपल जब मैंने लास्ट आई थिंक फ्राइडे को, ये कब डिस्कस हुआ था, शायद लास्ट वेडनेसडे या उससे पहले वो जिसमें मैंने मुख्तलिफ कलर्स दिए थे। ठीक है, और मैट्रिक्स को मैंने कहा था कि यार ये 4-4 के इसके चंक्स बन जाएंगे, तो वो काम ये तो मतलब वो विजुअली आपको समझाया था, तो वही काम यहाँ पे ये डेटा सर्वर करेगा अब। ठीक है, वो उसके पार्टीशंस बना के डेटा सेंड करेगा जिस तरह यहाँ पे सेंड किए। यहाँ पे फर्क क्या होगा कि यहाँ पे ये वेक्टर है, वहां पे वो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी चीज, दूसरा फर्क क्या होगा कि यहाँ पे ये कर रहा है एडिशन, वहां पे क्या करेगा, थ्रेशोल्डिंग करेगा और हिस्टोग्रामिंग करेगा। ठीक है, थ्रेशोल्डिंग और हिस्टोग्रामिंग आपको बड़े अच्छे तरीके से आ चुकी है। अब आप वो रेंजेस बना के और फिर सिंपली उसमें इफ एल्स लगा के चेक करते हो कि यार कौन सा एलिमेंट कौन सी रेंज के अंदर आ रहा है, तो वही 4 अगर आपके वो रेंजेस बनाए तो 4 आपके इफ लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हिस्टोग्रामिंग के लिए वहां पे आप बिन 0 1 2 3 वो डिफाइन करके उनको इंक्रीमेंट करते थे। ठीक है ना, यहाँ पे बल्कि गिवन भी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वही बिन्स आप वेरिएबल वही डिक्लेयर होंगे और अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग के भाई किस रेंज में वो एलिमेंट आ रहा है आप करस्पॉन्डिंग बिन को इंक्रीमेंट कर दोगे। ठीक है जी। फिर एमपीआई बैरियर आपका आ जाएगा, ये एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, इस लाइन में कोई चेंज नहीं आएगी। और ये लूप जो है आपका ये भी मॉडिफाई हो जाएगा, जैसे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये तो वेक्टर के लिए बनाया था ना, अब आप मैट्रिक्स के लिए बना रहे हो तो वो अकॉर्डिंगली आप बनाओगे। ठीक है, तो सेंड करने वाला लूप और रिसीव करने वाला लूप इन दोनों में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आप रिजल्ट्स प्रिंट करोगे, अब इसमें चूंकि वेक्टर था तो सिंगल लूप लगा के आपने रिजल्ट्स प्रिंट कर दिए कि भाई ए ये है, बी ये है और उनका रिजल्ट सी ये है और डॉट प्रोडक्ट ये है वगैरह वगैरह। इस केस में आपके क्या होंगे आउटपुट्स, आप थ्रेशोल्डेड मैट्रिक्स प्रिंट करवाओगे कि जी ये हमारा थ्रेशोल्डेड मैट्रिक्स है। ठीक है, और हिस्टोग्रामिंग में ये 4 वैल्यूज प्रिंट करवाओगे जी कि बिन 0 में ये वैल्यू है, बिन 1 में ये है, 2 में ये, 3 में ये, उनके काउंट्स यानी कि प्रिंट करवा दोगे। समझ में आ गई बात? जी सर आ गई। इसी तरह आप देखो फिर नेक्स्ट आपका इसका जो पार्ट है ब्राइटनेस कंट्रोल एंड एवरेज ब्राइटनेस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ये क्यूडासी में आप लोग ओपन एमपी में और क्यूडासी में कर चुके हो, अब वही चीज आपने एमपीआई में करनी है। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन है वो तो बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे वहां पे हो रही थी। ठीक है, उसकी लॉजिक में कोई तब्दीली नहीं है। तब्दीली कहाँ पे आएगी, तब्दीली सिर्फ इन चीजों में आएगी कि आपने एमपीआई इनिट किया, रैंक साइज ये चेक किया, डेटा सर्वर कंप्यूट नोड कॉल किया और आखिर पे एपीआई फाइनलाइज मेन के अंदर। और डेटा सर्वर में क्या होगा, पहले आप मेन के अंदर उसको इनिशियलाइज कर रहे थे रैंडम वैल्यू से, वो वाला लूप मेन से उठ के आपका इसमें आ जाएगा डेटा सर्वर में। ठीक है, यहाँ पे आप इनिशियलाइज करोगे उन इमेज मैट्रिसेस को। ठीक है, उसके बाद उसके पार्टीशंस बना के सेंड यहाँ पे करोगे और सेंड करने के बाद जब डेटा आपके पास आ जाएगा तो रिसीव
इस तरह का लूप कोई बना के करोगे, ठीक है ना। तो ओके, हम तकरीबन 15 मिनट के बाद रिज्यूम करते हैं इस डिस्कशन को और आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन भी ले लेते हैं। अभी कौन कौन बंदा मौजूद है, अटेंडेंस लगवा दो जरा। सर मैं प्रेजेंट हूँ। आजरम मौजूद है, सानिया है, रुशान है, मोहसिन अली भी था। किधर गया मोहसिन अली? इधर ही है। अच्छा जी, और कौन है? रफाकत, रफाकत किधर गया? रफाकत नहीं है। अच्छा, मुदस्सिर शफीक नहीं है, एहतशाम है, अबरार हुसैन नहीं है, मुअज्जम अली नहीं है, सर इबरार हुसैन और हाजी का बताया था ना आपको। मोहम्मद हारून नहीं है, हाजिक भी नहीं है, बिलाल, नुमान तालिब और रियाज भी नहीं है। ठीक है जी, अब 15 मिनट की ब्रेक आप लोग कर लें। 15 मिनट के बाद हम इसको डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं, ठीक है जी। और सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आपके उनका देख लेते हैं कि क्या स्टेटस है। जी स्टूडेंट्स दोबारा ज्वाइन कर लें लैब के लिए।
ओके जी, सेमेस्टर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं आप लोगों की, क्या कुछ काम किए, बाकी लोग ज्वाइन नहीं किए अभी तक, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? ओके, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में एहतशाम उल हक, अबरार हुसैन, हाजी के तीनों बंदे एब्सेंट हैं। रोशान और आजरम और सानिया जी, आप लोग बताएं क्या काम किया आपने? सर कोडिंग स्टार्ट किया है, समझने के बाद कुछ कोडिंग कर रहे हैं अभी। तो दिखाएं, स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं क्या काम किया अभी तक। जी, आजरम, सानिया, रोशान बताएं। सर अभी तक मतलब कोडिंग उस तरीके से प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया, अभी बस हम लोग देख रहे हैं कि कैसे मतलब करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा। तो ये देख लें आप, ये नेक्स्ट वीक आपका उसमें फाइनल आपकी वो है, ये जो 14th को है। यस सर, बस ये स्क्रीन नजर सर आ नेक्स्ट अभी तक आपने 23 सितंबर से लेके आज 7 तारीख हो गई है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये नहीं कि आपके 14-15 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई प्रोग्रेस आप लोगों ने शो नहीं की। सर तो ये जो प्रोग्रेस हमने शो नहीं की, इससे मार्क्स तो नहीं कटेंगे? कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे? नहीं तो सर अगर हम नेक्स्ट वीक आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा देते तो पीछे वाला कवर नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट वीक कैसे दिखाओगे पूरा प्रोजेक्ट अगर अभी तक काम ही नहीं किया आपने तो? सर वो तो हम कर लेंगे। सर इस में एमपीआई नहीं थोड़ा हो रहा है, उसमें मसले मसाइल काफ़ी आ रहे हैं। किसमें? एमपीआई समझ ही नहीं आ रहा कि सर इसको। अभी इतनी डिटेल से तो मैंने समझाया है, पहले भी समझाया है, 2-3 हाँ, ट्यूटोरियल्स आपके समझा पिछले सेमेस्टर के वो भी आप लोगों को उस पे यूट्यूब पे भी दिए हुए हैं, उनके लिंक्स भी मौजूद हैं। जो सर चीज़ नहीं, समझ जैसे नहीं हम आई है आप आप पूछा समझाएं तो करें। समझ हाँ, सर नहीं, आप समझाएं तो समझ आ जाती, लेकिन जब खुद से करने बैठो तो फिर सर इतने मसले निकल आते हैं। तो एरर्स तो ठीक है आपको आएंगे, वो एरर्स रिजॉल्व करने से ही आप सीखोगे ना, ठीक है। एरर्स जो आते हैं, ये एरर्स जितने ज्यादा आएंगे ना, देखो उतना ही आप ज्यादा यस सर। लर्न करोगे। अगर सिर्फ एक एरर आपको आ जाता है, आपने प्रोग्राम लिखा उसमें एक एरर आया, आपने उसको ठीक किया और प्रोग्राम रन हो गया, दैट्स इट, आपने एक चीज सीखी। लेकिन अगर 50 एरर्स आती हैं आपके प्रोग्राम में और वो 50 एरर्स आप ठीक करते हो, तो मीन्स कि आपको 50 चीजें आपने सीख ली, ठीक है। तो एरर्स जो आएंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ये है कि ये नहीं करना कि एरर्स आ गए हैं तो बस हाथ बांध के बैठ गए, अब उनको रिमूव करना है ताकि लर्निंग हो। वो सर एरर्स बस फिक्स नेक्स्ट वीक करोगे तो आपको फिर आप दिखा देंगे। सीखोगे। नेक्स्ट वीक दिखा दोगे, ये तो ठीक तो नहीं है, फिर वो बड़ा बैड इंप्रेशन है।
हारून आपका ग्रुप मेंबर किधर है रफाकत? बल्कि मोहसिन अली है, सॉरी। आपके साथ मुदस्सिर और रियाज किधर हैं? जी सर, वो सर नहीं है, क्या नहीं है सर। क्या मतलब नहीं है? जी सर, लैब नहीं ले रहे सर। क्यों नहीं ले रहे? एवेल्युएशन करवानी है कि नहीं? सर जी सर, प्रोजेक्ट क्या सर कर रहे हैं क्या किया आपने, क्या प्रोग्रेस है आपकी? सर। अभी इतनी कुछ खास तो नहीं है, लेकिन सर लगे हुए हैं। नहीं तो मुझे दिखाओगे तो आपके मार्क्स लगेंगे, वरना ये इधर नो प्रोग्रेस में लिख रहा हूँ। आपने कुछ भी शो नहीं किया प्रोजेक्ट का, और जी सिर्फ आप मौजूद हो। चलो आपको मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी दोनों बंदे एब्सेंट हैं। इसकी पेनल्टी लगेगी आपको। 16 नंबर का प्रोजेक्ट है ये, तो 16 नंबर लूज जी कर सर। दूंगा। 100 में से 16 नंबर लूज करने का मतलब ये है कि 85 84, और बाकी आपके मिड टर्म्स, प्रोजेक्ट, फाइनल एग्जाम, उसकी मार्किंग होगी। किधर चले जाओगे आप लोग? तो ऑलरेडी 35 40 पे बैठे हुए हो। नहीं सर, हम बनाएंगे सर, प्रोजेक्ट तो करेंगे सर। पता नहीं कब करोगे। वही एवेल्युएशन, और ये देखो 4 इसकी एवेल्युएशन थी इन डेट्स की। 23 जी सर। सितंबर, तो 30 सितंबर, 7 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। आज 7 अक्टूबर है, तीसरी एवेल्युएशन है और अभी तक जीरो प्रोग्रेस है। क्या कोई मुआवजा होगा अगले हफ्ते में? हैं? नहीं सर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते सर आपको दिखा देंगे पिछली सर दोनों का। और रफाकत किधर है? ये भी गायब है। मोहसिन अली आप जी देख सर। लो देख लो कितने मार्क्स हैं तुम्हारे। 20 में से सिर्फ 5 मार्क्स हैं। क्या बनेगा तुम्हारा? प्रोजेक्ट्स तुमने कोई भी नहीं दिया। जी सर, वो सर आपसे प्रोजेक्ट 1 बात 2 हुई थी तो 3 सर। 4 क्या बात हुई थी मुझसे? जी सर, नहीं सर, कोई आपसे टाइम लिया प्रोजेक्ट था, ही अभी नहीं है दे ये। देंगे। 28 में से 5 नंबर हैं। टाइम किधर से दे दूं भाई? अगले हफ्ते में आपके फाइनल एग्जाम है। अगले हफ्ते में, ये कमिंग वीक जो है, इसमें फाइनल एग्जाम है जी आपका, सर। पता है आपको? तो जी आप सर। कौन सा टाइम चाह रहे हो? अगले सेमेस्टर का?
ये सर कल कोई या एक्स्ट्रा परसों टाइम, कल या परसों की तो बात ही नहीं, कल या परसों तो लैब ही नहीं है आपकी, कल या परसों कैसे हो सकता है? थर्सडे सर फ्राइडे? वो प्रोजेक्ट सर हम पिछले दे देते थे नहीं नहीं नहीं, इस तरह तो नहीं। सर। इशू कोई था आपने सर शुरू में। किसी प्रोजेक्ट का कुछ भी आपने नहीं दिया, ठीक है 5.1 पे, और अभी देखो अभी सबसे कम आई थिंक आपकी, हाँ सबसे कम मार्क्स पे जा रहे हो आप, और ये तो नजर आ रहा है कि आप फेल इसमें हो जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, आपने फीस भी दी, टाइम भी लगाया, ठीक है ना? जी सर। हाँ। आजरम तुम भी जो है ना, और सानिया बिल्कुल जो है ना उस पे खतरनाक वाली जो लाइन है ना बॉर्डर, उस पे खड़े हुए 50 पे, 50 से बिलो ये तो एफ है, एफ हो जाएगा, ठीक है ना? आजरम मुश्किल से 50 को क्रॉस किया तुमने। सर रिजल्ट इसमें जी रिजल्ट नहीं है इसमें क्या? नहीं समझ आ रही, क्या कह रहे हो रोशन? मेरा रिजल्ट नहीं सर है बस सर पास कर दें, आखिरी कोर्स है, दुआएं आपका देंगे। नाम ही नहीं है रोशन इसमें लिस्ट में, आपका तो ना रिजल्ट। वो, आपका ना मिड टर्म कंसीडर हुए ना फाइनल के लिए अलाउड है आप। सर रिजल्ट तो बनाया होगा ना आपने, या रिजल्ट भी नहीं बनाया सर? नहीं, रिजल्ट नहीं ना बना, ये देखो जिनके हैं वो तो पढ़े हुए हैं यहाँ पे। सर मैं कह रहा हूँ आखिरी कोर्स है, पास कर दें, बस डिग्री मुक जाएगी, दुआएं देंगे आपको। यार तो तुम लोगों को पास करने के लिए और इसीलिए तो हमने ऑफर की है समर में, लेकिन अब सर ये बस थोड़ी हम है लोग कि ये तुम एफर्ट कर रहे हैं। फीस जमा करा के और बस ये बात कह दो कि हमें पास कर दें, नहीं सर, सर ऐसे थोड़ी देखें, होता है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। असल में मेरा जो इंटरेस्ट है ना, मेरा इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में। मुझे, अच्छा मैं बस पीडीसी को सर से उतारने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस मैं क्लियर कर लूँ, मेरी डिग्री खत्म हो जाए किसी तरह। अच्छा, हालांकि मेरा देखो जो तो असल में तुम्हें, हालांकि देखो तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हें ये पीडीसी सी प्लस प्लस अगर ये कर लो ना, तो वेब डेवलपमेंट में तुम्हें 4 चांद लग जाएंगे, पता है? सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं पीडीसी तुम्हें असल में ये। पर्सनल मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ, और मैंने पहले भी हम्म, आप सब स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ शेयर की हुई है। मुझे अच्छा सी प्लस प्लस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज मैंने अच्छा सीखी थी। हाँ, अच्छा और वो इस तरह से कि मतलब मैंने कोई कोर्स नहीं किया, कहीं जाके पढ़ा नहीं था, इंटरेस्ट था, मैंने बुक्स हम्म, ले ली और खुद से मैं प्रोग्रामिंग करता रहा, ठीक है, सी लैंग्वेज सीखी, हम्म, सी प्लस प्लस सीखी, इसके अलावा मैंने कोई लैंग्वेज नहीं सीखी, कोई लैंग्वेज मैंने पढ़ी नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनकी बेस पे आज मतलब अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारी लैंग्वेज में मैं काम कर लेता हूँ। उसमें आपकी वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस भी हैं, सी शार्प भी है, जावा भी है, बाकी भी यस हैं, सर, यस ठीक है। सर, रिएक्ट वगैरह। हाँ जी, सी प्लस प्लस जो है ये आपकी मदर ऑफ ये ऑल बेसिक है, लैंग्वेज। अब बात ये आपकी हाँ, ठीक है, सी प्लस प्लस तो बेसिक है। तो अब कोर्स अगर पढ़ रहे हो तो देखो 4 महीने का आपका ये होता है, और ये समर में तो खैर 4 महीने भी नहीं, 2 माह थे आपके पास, 8 वीक्स की बात, ये 8 वीक्स अगर इसमें अच्छे लगा लेते तो इसका आपको फायदा ही मिलना है, नुकसान देखो कोई भी नहीं यस है। और ये एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, बंदा अगर कहे कि यार बस किसी तरह सर से उतार दिया जाए, ठीक है, यस सर। ये इस एटीट्यूड का नुकसान होता है आपको, चाहे स्टडीज में हो, चाहे प्रोफेशनली अपने किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में, जॉब में, किसी भी जगह पे, ये आपके लिए जो है ना जहर कातिल वाली बात है, इसका आपको बड़ा यस नुकसान सर। होता है, ठीक है। देखो जो काम करने अगर उसको अच्छे तरीके से कर लो तो क्या है, चैलेंज लिया करो हम्म, ना। अगर आपके जहन में ये बात आ गई है या आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार सर से उतारना है, तो ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि इस चीज़ का बहुत नुकसान है। अगर ये सोच तुम्हारी डेवलप हो रही है तो इसका मतलब पता है क्या बनता है? हम्म? क्या? इसका मतलब ये बनता है कि तुम चैलेंज नहीं ले रहे हो किसी चीज़ का, और जो बंदा चैलेंज नहीं लेता वो अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता कभी भी। हम्म, और अगर वो अच्छा प्रोग्रामर है और उसकी नेचर में ये चीज़ डेवलप होना शुरू कर दी हो जाए कि यार ओके ठीक है बस सर से उतारो, चैलेंज चैलेंज नहीं लेना, ठीक है ना, वो ले रहे ना उसका दिल कर रहा है, तो ये एक बड़ी वो होती है, क्या कहते हैं, एक बड़ी डेंजरस काहिली। सिम्टम होती है, नहीं काहली नहीं, एक डेंजरस सिम्टम होती है आपके लिए एज ए प्रोग्रामर,
ठीक है, कि आप सीखना बंद कर देते हो। ये बिल्कुल रियल जो मैं बता रहा हूँ, मेरा चूंकि एक एक्सपीरियंस है, काम में करता रहा हूँ, होता है ये, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। समटाइम्स आपको होता है वो स्पार्क नहीं नजर आ रहा होता, आप कहते हैं यार कोई मजा नहीं आ रहा इस प्रोजेक्ट का, छोड़ो बस इसको, या तो उससे हाथ खींच लेते हैं हम। मेरे साथ हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स में इस तरह से भी हुआ है कि प्रोजेक्ट में मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, मैंने कहा बस ठीक है मैं इस पे नहीं कर रहा था, और कोई बंदा कर ले, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि वो चीज जो है मैं फिर लर्न नहीं कर पाया। मे बी देखो, कोई भी चीज आप करते हो आप उससे सीख जाते हो, कोई ना कोई चीज नहीं सीखते हो। प्रोग्रामिंग की खूबसूरती ये है कि इसमें आपकी वो जो होती है ना एक चीज, स्टेगनेंसी जिसको कहते हैं, दुनिया में मुख्तलिफ तरह के जो प्रोफेशंस हैं, जॉब्स जो लोग करते हैं, वो एक लेवल आता है, एक टाइम आता है कि वो स्टेगनेंसी से उकता जाते हैं, वो अपनी जॉब से उकता जाते हैं। प्रोग्रामिंग में आपको बता रहा हूँ दुनिया की चंद ऐसी जॉब्स में से, प्रोफेशंस में से है कि जिसमें आप वो नहीं होते, बोर नहीं होते, क्योंकि आए दिन आपको एक नया चैलेंज सामने होता है, एक नया प्रोजेक्ट, एक नई चीज, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई लैंग्वेज, कोई नया फ्रेमवर्क आ जाता है, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो आपके उसमें एक स्पार्क चलता रहता है, आप बोर नहीं होते कभी भी। वरना तुम देखो, अगर रियल लाइफ में कभी टाइम मिले, मुख्तलिफ लोगों को देखो जिनको 8 साल 10 साल 5 साल हो गए जॉब करते हुए, तुम्हें नजर आएगा कि वो अपने काम से बोर हैं। वो जॉब बस ये एक वो रोबोटिक वाला स्टाइल है कि सुबह जाते हैं जॉब पे, 5 बजे छुट्टी करके घर आ जाते हैं, और वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि यार चलो महीने के आखिर पे तनख्वाह आ जाए। तो काम तो यार देखो करना है तो बंदा कोई उसमें काम में मजा भी तो हो ना, और मजा तभी आएगा जब आप चैलेंज लोगे, सीखोगे, इंटरेस्ट लोगे। तो ये बड़ा ये डेंजरस सिम्टम है जो हमने आपने बहुत बताया। बोरिंग से सब्जेक्ट है सर, बोर कर देते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ सेंस हो जाते हैं, समझ नहीं आती। हाँ, बोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, अच्छा। जैसे लैब तो अच्छी नहीं रहती है, देखो, पर जैसे सर कराते हैं ना सर, 3 घंटे की क्लास लेते हैं वो सर, इतना बोर समझ कुछ नहीं आता सर वहाँ। सब्जेक्ट देखो, रोशान, कोई भी वो नहीं, बोरिंग नहीं होता। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बंदा उसमें इंटरेस्ट ना ले रहा हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे तरीके से आप लोगों को चीज़ें सिखाऊं कि आपका कोई इंटरेस्ट उसमें डेवलप रहे। बाकी मैं नहीं कह सकता। तो एज ए स्टूडेंट ये है कि चाहे आपको बोरिंग लग रहा हो या इंटरेस्टिंग लग रहा हो, आपने तो बहरहाल क्योंकि एज ए कोर्स उसको स्टडी कर रहे हो तो आपने तो करना ही होता है उसको ना, ठीक है। समर में तो कोशिश की है, सेमेस्टर में तो काम नहीं किया था, पर समर में कोशिश तो की है सर। तो अभी ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट की देख लो, कोई आपने प्रोग्रेस नहीं शो की, ठीक है। इसमें करना आप लोगों कोड ने फिर किया है, वो कुछ कोड पढ़ा है, पर वो अभी रन नहीं हो रहा सर। तो उसको रनिंग स्टेट में लाना है ना, किसी से लिया होगा कोड, खुद लिखा है। चलो बहरहाल ये स्टेटस है आपका आज की लैब का, सारे ग्रुप्स का नो प्रोग्रेस, और ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है। ये तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि फेल हो जाओगे तुम सब लोग। ये अभी भी जो लोग 50 पे अपने आप को देख रहे हैं ना, 50 60 पे, वो 60 वाले भी बड़े उसमें वो हैं, ये 61 62, ये भी बड़ी डेंजरस लाइन में, ये बिल्कुल एज पे खड़े हैं। ये फाइनल एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं आती, ये जो प्रोजेक्ट्स आपके हैं 5 6 7, इनमें कोई आपके वो प्रोग्रेस अगर नहीं सर आती अब तो तक हमारे ये तो सर 60 61 62 वाले ड्रॉप होके ये तो 50 अर्ली 50s, बल्कि मे भी बिलो 50 चले जाएंगे। और जो ऑलरेडी बिलो 50 चल रहे हैं, ठीक है, या 50 के आसपास हैं, वो लोग तो और भी नीचे चले जाएंगे, ठीक है सर, ना। तो हम नेक्स्ट वीक आपको प्रोजेक्ट देंगे तो पीछे वाले सारे मार्क्स आप लगा दीजिएगा ना एक ही दफा। कैसे लगा देंगे सर अब इस तरह से तो नहीं नेक्स्ट वीक होगा। में? तो देखो, आपकी ये प्रोजेक्ट 7 की इवेल्युएशन है मंडे को, ठीक है, जी सर। और 14 तारीख को, बल्कि 14th को वेडनेसडे है, हाँ 14th को आपकी ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट की इवेल्युएशन करनी है। 12th को प्रोजेक्ट 7 की, जी 14th सर। को सेमेस्टर प्रोजेक्ट की,
और इसी वीक में आपका इन्हीं डेज में से किसी दिन आपका फाइनल एग्जाम भी हो जाएगा। सर नेक्स्ट वीक हम आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट दिखा देंगे। देख लें। बहरहाल ये अब आप लोगों को सारे प्रोजेक्ट्स की हम साथ साथ बताते रहे हैं सिचुएशन जो सर जो वैसे आपकी ओवरऑल चल मेरे रही है। कितने मार्क्स हैं 100 में से? ओवरऑल ये है ना आपके, ये आपके सामने है ओवरऑल नहीं सर, आपके 100 में से आउट ऑफ 100 ये 100 में से आपके 13.4 ही बनेंगे ना। देखो प्रोजेक्ट 4 तक की एवेल्यूएशन अगर हुई है, आपने 5, 6, 7 की तो दी नहीं एवेल्यूएशन। दी है सर, मैंने 6 की दी है उस दिन। कल क्या दिया परसों? एक मिनट। प्रोजेक्ट 5, हाँ प्रोजेक्ट 5 के अच्छा 1.12, 6 के 0.96 प्लस 1.12 2.08 और क्या है 7 तो भी आपने नेक्स्ट वीक देना है। अच्छा और प्रोजेक्ट 4 तक आपकी क्या वो है 13.4 है, तो यानी 2.08 प्लस 13.4 15.4 है। 15.5 पे आप खड़े हो। 5, 6, 7 यानी 2, 3, 6 34 में से आपके कितने बन रहे हैं 15.48। तो ये सूरत हालात है। 34 में आप 16 मार्क्स उसके ऐड कर लो सेमेस्टर प्रोजेक्ट के, तो वो 50 हो जाएंगे। सेमेस्टर प्रोजेक्ट में चलो अगर आप 5 मार्क्स लेते हो तो 50 में से 20 हो जाएंगे। बाकी 50 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होगा। फिर फाइनल एग्जाम में आप चलो 25 भी अगर लेते हो तो 20 प्लस 25 मुश्किल से 45 मार्क्स बनेंगे आप। ये इस चीज़ को समझो, बहुत सिचुएशन जो है ना वो खतरनाक जा रही है आप लोगों की। 50 को भी क्रॉस नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। सारी आपकी वो पैसा भी टाइम भी सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ सानिया के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, सानिया ने तो चलो वो पूछ लिया है, तो इसी तरीके से बाकी लोग भी अपनी अपनी कैलकुलेशन देख सकते हैं। ये आपके सामने है मार्क्स। आप लोगों को इसीलिए हम साथ साथ ये शेयर कर रहे चीज़ें ताकि आपको पता हो और आप अपनी वो एक सेल्फ एवेल्युएशन वाली चीज़ कर लें। मोहसिन अली आपका तो जो है ना बहुत बुरे हालात हैं। ये देख लो आप 5 पे खड़े हो। दूसरा ये रियाज और मुअज्जम अली, इब्रार हुसैन, ठीक है। स्पेशली सर जो मेरा रिजल्ट को फाइनल कर दे सर। 10 से नीचे जिनके मार्क्स है ना, ये लोग तो कंफर्म नजर आ रहे कि ये सारे फेल हैं, इन्होंने पास भी नहीं होना। सर अगर मैं 50 में से 30 मार्क्स लेती हूँ फाइनल में तो फिर तो सर हो जाएगा ना कुछ ना कुछ। अब ये सोच के आपने 50 में से 30 मार्क्स ही लेने। नहीं मतलब सर वैसे कह रही हूँ, ज़्यादा लूँगी इंशाल्लाह, लेकिन सर अभी आपने डरा दिया है। डराया क्या मैंने? ये तो आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ, साथ साथ सारी एवेल्युएशन आप लोगों को बताई भी जा रही हैं। आपको शेयर करने का मकसद यही होता है कि आपको पता हो। सेल्फ एवेल्युएशन का मकसद यही होता है, आपको अपना पता हो कि यार मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, और अकॉर्डिंगली फिर आप चीज़ों पे फोकस करते हो। आप देखते हो कि अच्छा यार मैं प्रोजेक्ट्स में वीक जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स मेरे मिसिंग है, तो आप प्रोजेक्ट्स पे भी मेहनत करते हो उस हिसाब से कि प्रोजेक्ट्स के मार्क्स आप ले सको। अब सेमेस्टर प्रोजेक्ट में नज़र आ रहा है कि नो प्रोग्रेस है, 16 नंबर लूज हो रहे हैं। मैं आपकी जगह होता तो मैं तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट को फौरी तौर पे अच्छे तरीके से करता कि टारगेट में बनाता कि यार 16 में से कम मैंने 12-14 नंबर तो लेने। वो 12-14 जब 15 में ऐड होते तो 30 ये बन जाते। फिर मैं सोचता कि चलो यार फाइनल में अगर मैं 50% भी लेता हूँ 25, तो 30 और 25 करके 55, चलो मैं पास हो जाऊंगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग देखा करो। अब मतलब स्कूल कॉलेज में तो नहीं हो ना आप लोग, यूनिवर्सिटी लेवल पे सेमेस्टर सिस्टम की तो खूबसूरती और उसका फायदे ये होता है कि देखो आपको जो मतलब वो स्कूल वाला सिस्टम नहीं होता कि जी साल के आखिर पे
कोई 100 नंबर का पेपर होता है उसमें से 33 नंबर लिए और पास हो गए बस। नो, सेमेस्टर सिस्टम में तो इसकी जो सबसे खूबसूरत बात मुझे जो लगती है वो तो यही है कि आपको पता होता है कि यार प्रोजेक्ट्स के मसलन 20 नंबर हैं, मिड टर्म के 20 नंबर हैं, फाइनल के 40 हैं, थीसिस के 20 हैं। तो अकॉर्डिंगली आप हर एक चीज़ को उसका एफर्ट करके उसमें मैक्सिमम मार्क्स जब स्कोर करते हो इंडिविजुअली, तो ओवरऑल आपकी वो प्लस होके आप अच्छे ग्रेड्स बड़े आराम से ले सकते हो। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर देखो अच्छे ग्रेड लेना कोई मुश्किल नहीं होता अगर आपका फोकस ग्रेड्स के ऊपर हो। ओके, ये आज का जो हमने ये किया था वेक्टर एडिशन यूजिंग एमपीआई, ये भी मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम पे, ठीक है जी। इससे आपको प्रोजेक्ट 7 सॉल्व करने में भी हेल्प आउट होगा और सेमेस्टर प्रोजेक्ट को अगर आप एमपीआई लेवल तक लेके जाते हो तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ काम आएगी। ओके, अगर ये स्क्रीन आपके पास आती है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कुछ स्टूडेंट्स की मुझे वो नोटिफिकेशन आई थी कि दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर एक्सेस। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको स्विच कर लेना। देखिए अभी ये पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, आपने इसको स्विच करके अपने ऑफिशियल MYU वाले अकाउंट पे वो कर लेना है, ठीक है। तो उसमें आपको ये सर एक्सेस हो मैंने की जाएगा। थी लेकिन वो प्रीवियस परमिशन मांग रहा था। नहीं, आपका वो अकाउंट वापस उस पर स्विच हो गया होगा इस वजह से। अच्छा, ये आपको मटेरियल्स में करते हैं या ट्यूटोरियल्स में? चलो मटेरियल्स में मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये नोटबुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ये वाली नहीं, ये वाली। सर लेकिन अगर विजुअल स्टूडियो में कर ले तो भी मसला तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप विजुअल स्टूडियो में करना चाहते हैं उसमें कर लें, कोई इशू नहीं है। बस सही है सर। ये मैंने सिर्फ इसलिए दे दिया है क्योंकि देखो गूगल कोलैब में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है, तो जी उसमें सर। फ्लुएंट हो जाओगे। इसमें आप कर सकते हो ना एमपीआई का प्रोग्राम। और दूसरी चीज ये है कि आपने जो क्यूडा और एमपीआई का इंटीग्रेटेड कोड लिखना होगा, ठीक है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए आपको कोलैब पे ही करना पड़ेगा। इसे वो आप विजुअल स्टूडियो में नहीं कर पाओगे क्योंकि विजुअल स्टूडियो में ठीक है एमपीआई तो चल जाएगा, क्यूडा सी तो नहीं चलेगा ना, अनलेस कि आपके पास सर जीपीयू हो। आपके लैपटॉप में है नहीं सर जीपीयू? तो नहीं सर नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे फिर आपको करना पड़ेगा ना कोलैब पे, क्योंकि कोलैब में आपके पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। क्यूडा सी भी आपको अवेलेबल है जीपीयू के साथ, ठीक है। ओपन एमपी की भी सपोर्ट है और एमपीआई के प्रोग्राम वो भी आज तो हमने करके आपको डिटेल से वो दिखाया लेकिन भी है सर एक बात बताइए जी। सर, ये जो आपने हमें सेमेस्टर प्रोजेक्ट दिया ये कूडा में अलग से करना है और एमपीआई में अलग से करना है? नहीं नहीं नहीं, कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो? ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट है जो सर।
सेमेस्टर प्रोजेक्ट में देखो, अच्छा चलो, सर ने आपको क्लास में डिस्कस की होगी ये चीज। सेमेस्टर प्रोजेक्ट को आप क्यूडा सी में करोगे, पहला लेवल ये है, ठीक है। उसके बाद ठीक है बोनस सर। लेवल ये आपका कि आप इसको हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म पे, हेट्रोजीनियस मींस कि उसमें आप जीपीयू और एमपीआई दोनों चीज़ों को मिक्स अप करो, ऐड करो, ठीक है, इंटीग्रेट करो आपस में। उसके लिए आपको क्यूडा सी और एमपीआई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर तो अगर हम सिर्फ क्यूडा में ही करते हैं, एमपीआई में नहीं जिस करते तो तरह, फिर? देखो जिस तरह से आपका वो है ना, क्या कहते हैं, वेक्टर एडिशन आपने क्यूडा सी में की हुई है ना, ठीक है। जी सर। आज हमने जो इसमें डिस्कस किया लैब के दौरान में, ये हमने वेक्टर एडिशन को ही डिस्कस किया, ये सारा कोड उसी का, जी ये सर। जो नोटबुक मैंने शेयर की, लेकिन ये एमपीआई के अंदर है, इसमें क्यूडा सी नहीं है। अब इसको अगर आप कर लेते हो क्यूडा सी प्लस एमपीआई, ठीक है, तो वो जी सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, वो एक बड़ी अचीवमेंट होगी आप लोगों की। लेकिन सर अगर हम सिर्फ क्यूडा में ही करते हैं तो वो भी हमें 16 में से मार्क्स मिलेंगे? हाँ, वो अगर आपने सिर्फ क्यूडा सी पे किया है तो वो आपकी एवेल्युएशन उसकी हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। उसमें आपको उसमें इस वजह से आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे कि यार आपने एमपीआई इंटीग्रेट नहीं किया, तो ठीक सर है। हमें लग रहा था हाँ, कि शायद हमारे मार्क्स कटेंगे, तो इसलिए हम बैठे हुए हैं सुकून से कि एमपीआई में कैसे करें। नहीं ये क्यों लग रहा था आपको? आप पहले क्यूडा सी में अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट तो करो, एमपीआई तो बाद की बात है। और मैंने बार बार यही बोला है कि बोनस मार्क्स हैं अगर आप एमपीआई के साथ उसको कर लेते हो, ठीक है। लेकिन उसका ठीक है पहला सर। स्टेप तो यही है कि आप क्यूडा सी में करो ना पहले। क्यूडा सी में जब ठीक होगा है तो सर। फिर आप उसको एमपीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो ना, वैसे थोड़ी कर सकते हो। ठीक है सर। देखो, गाड़ी अगर आपको चलानी आएगी तो फिर आप रेस लगा सकते हो ना किसी के साथ। जी सर। हाँ, अगर गाड़ी नहीं चलानी आती होगी तो फिर रेस तो नहीं लग सकती। क्यों भाई, रेसर है कोई? आजरम किधर है? तुम्हें रेसिंग का शौक है मुझे लगता है, तुम्हारे चेहरा ही से लगता है मुझे। है आजरम? अच्छा, आजरम मेरे ख्याल से कोई जवाब मसूल नहीं होगा। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एंड करते हैं। होपफुली आप लोग इस चीज़ों को सीरियस लेके और नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्ट 7 भी और सेमेस्टर प्रोजेक्ट दोनों की वैल्यूएशन सर हम आपको शेयर कर प्रोजेक्ट जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है ना वो कंप्लीट दिखाएंगे, फिर डेमो भी अच्छा देंगे सर, तो बस आप हमारे पिछले मार्क्स को कवर कर लीजिएगा। पिछले मार्क्स नहीं, प्रोजेक्ट 7 और इसके होंगे। देखो जिस प्रोजेक्ट की नहीं आप वैल्यूएशन दोगे, वाइवा दोगे, उसी के मार्क्स लगेंगे ना। पिछले वाले के आपने नहीं मैट्रिक लगाएंगे का सर। एग्जाम अगर दिया है तो ये थोड़ी है कि आपको प्राइमरी का सर्टिफिकेट नहीं, आपको मैट्रिक का ही मिलेगा ना सिर्फ, है। अगर लेकिन 5वीं सर फिर जमात का इसमें तो इम्तिहान दोगे तो 5वीं जमात का सर्टिफिकेट मिलेगा, 10वीं का थोड़ी मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट लैब। और आपकी क्लास जो है वो चूंकि सर मीटिंग में थे तो सर फिर बाद में लेंगे, ठीक है। 2 बजे का उन्होंने ठीक है कहा था, सर। मे बी 2 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।